रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नीतीश राणे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइट है जो आपके सामने हम रख रहे थे। और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे अभी आपने सुना। इनके अलावा दरअसल एक मजबूत मोर्चा जो है वो विपक्ष बनाने के लिए तैयार है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। जब मोदी जी अमेरिका दौरे पर रहेंगे आज से 10-12 दिन बाद, तब यहां इधर हिंदुस्तान में राजधानी पटना में विपक्षी दल एक साथ बैठक कर रहे होंगे और इस बार जैसा कोई मोर्चा, इस संभावना से बीजेपी को डर लग रहा है और डर से उसके नेताओं की जुबान दरअसल फिसल रही है। हाल फिलहाल में जो कुछ उदाहरण है उनमें से एक उदाहरण अभी आपने देख लिया देवेंद्र फडणवीस का, जो कोल्हापुर में और कोल्हापुर के मामले में कह रहे थे कि महाराष्ट्र में अचानक इतनी बड़ी संख्या में औरंगजेब की संतानें कैसे पैदा हो गई हैं। महाराष्ट्र में ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने एनसीपी चीफ शरद पवार को ट्वीट करके औरंगजेब का पुनर्जन्म बता दिया था। और यूपी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया कि जहां तक मैंने गोडसे को जाना व पढ़ा है वो भी एक भक्त था। उन्होंने ये भी कहा कि गोडसे ने गांधी जी को मारा, वो एक अलग मुद्दा है। जरा सुन लेते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, बीजेपी जिस हिसाब से मुस्लिम से दूर हुई और अचानक जाना कर, तो गोडसे तो बहाना है, निशाना राहुल गांधी है, ये साफ नजर आ रहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले बिहार से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोडसे को भारत का सपूत बताया है। उनका बयान भी थोड़ी देर में सुना दूंगा आपको, अगर आप सुनना चाहें तो। खैर, लेकिन इधर राहुल गांधी ने भारत में भी और अमेरिका दौरे पर आज लौट आए हैं। अमेरिका दौरे से राहुल गांधी हिंदुस्तान आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका में उन्होंने साफ साफ कहा था कि देश में दो विचारधारा है, एक गांधी की विचारधारा है और एक गोडसे की है, और हम यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी के साथ है। जाहिर है कि बीजेपी के नेता अब बता रहे हैं कि वे किसके साथ हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी की बात को दरअसल सच साबित कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें 50 साल का राजनीतिक बच्चा बता रहे हैं। उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गजनी फिल्म का आमिर खान बता रहे हैं, जिसकी याददाश्त हर थोड़ी देर में चली जाती है। इधर उत्तर प्रदेश में मंत्री नंद गोपाल नंदी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि 15 सालों से लोगों ने राहुल नाम रखना बंद कर दिया है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम लोग अब न राहुल रख रहे हैं न पप्पू रख रहे हैं। राहुल और पप्पू एक दूसरे के पर्यायवाची। नंदी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार पर भी कहा है कि सीतापुर में अखिलेश यादव को श्राप मिलेगा, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। आज वो सीतापुर से चुनावी आगाज कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं नंदी को भी, सुनिए। लेकिन आज देश में मैं आपसे ही पूछूं या जनमानस से पूछूं, कोई राहुल गांधी को इस देश की बागडोर देना चाहता है? आज
आप उठा करके डेटा उठा करके 10-15 साल का देखेंगे, 15 साल में कितने बच्चों का नाम किसी ने राहुल रखा? राहुल गांधी और पप्पू दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। पप्पू नाम नहीं रखना, राहुल गांधी नाम नहीं रखना, राहुल नाम नहीं रखना चाह रहा, तो मतलब वो रोल मॉडल तो बन नहीं सकते। आज क्या अखिलेश यादव को इस देश की बागडोर कोई दे देगा? मायावती जी को दे देगा? ममता को दे देगा? आप बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ सबको रख दीजिए। तो नंदी की जुबानी नंदी की कहानी राहुल को लेकर और अखिलेश यादव, मायावती, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर हमलावर। क्यों हमलावर हैं ये तमाम बीजेपी के नेता, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह का बयान भी सुन लीजिए, जो गोडसे पे कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। तो सुन लिया आपने, औरंगजेब की औलाद से लेकर आतंकवादी लादेन से राहुल की तुलना और अखिलेश को श्राप मिलने तक ये तमाम बातें, तमाम बयान बता रहे हैं कि बीजेपी को विपक्ष के नेताओं की सक्रियता और लोकप्रियता से कितनी तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी तो खैर हमेशा ही बीजेपी के निशाने पर रहते आए हैं, लेकिन जिस तरह विपक्ष के बाकी दल एकजुट होने लगे हैं और उससे बौखलाई घबराई बीजेपी अब सभी विपक्षी नेताओं पर हमलावर हो गई है, क्या बीजेपी नेताओं के ये बिगड़े बोल उसकी घबराहट का नतीजा है? क्या विपक्ष पर हमला करके बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या उसकी बची खुची साख इस बदजुबानी की भेंट चढ़ जाएगी? सवाल कई हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के नेता इतने बौखला गए हैं? इनकी बौखलाहट, इनके बिगड़े बोल के कारण क्या है, वजह क्या है? और सबसे बड़ा, राहुल गांधी ने जबरदस्ती है किलाबंदी कर दी है, और पटना में होने वाला जो मीटिंग है, बैठक है, उस बैठक से पहले ये इतनी बौखलाहट है कि चाहे वो अनाप शनाप, चाहे गांधी, गोडसे, औरंगजेब, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, समझते हैं। आइए, कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 साथी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। वीकेंड है, आराम का दिन है, लेकिन गहमा-गहमी, सियासी गहमा-गहमी खूब है देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां चल रही हैं। दोनों उधर अमेरिका के दोनों सदनों को जो संबोधित करेंगे वो, उसकी तैयारी भी चल रही होगी। अमेरिका में प्रधानमंत्री के विरोध की तैयारी भी चल रही है। अमेरिका से लौटकर राहुल गांधी हिंदुस्तान आ चुके हैं। राहुल गांधी अमेरिका में थे तब भी और अमेरिका से लौट के आए हैं तब भी निशाने पे राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी का जो पुराना संसदीय क्षेत्र, अब तो हालांकि एक और पुराना हो गया है, वायनाड, लेकिन उससे भी पुराना जो क्षेत्र था अमेठी, वहां अभी वर्तमान जो वहां की सांसद हैं वो मीडिया पर झल्ला रही। तो बहुत कुछ देश में हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक कहते आए एक अकेला सब पर भारी, उनकी तरफ आरएसएस और उनके लोग ही अब देखना धीरे धीरे कम करने लगे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। क्या मैं हूं ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे सबकी नैया पार लगा दूंगा, अब उनके नाम पर नैया डूबने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने, खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में देखा जाए विपक्षी से डरी बीजेपी के बिगड़े बोल के कुछ नमूने आपके सामने हमने रख दिए यहां पे, और अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि बोल तो बिगड़ते रहे हैं नेताओं के, न सिर्फ बीजेपी के, दूसरे दलों के नेताओं के भी बिगड़ते रहे हैं, लेकिन एक पे एक हमलावर, और जिस प्रकार राहुल गांधी, राहुल नाम रखना तक लोगों ने छोड़ दिया है पिछले 15 साल से, ये क्या कुछ कहता है?
क्या राहुल गांधी इतना ज्यादा परेशान करने लगे हैं बीजेपी के नेताओं को? क्या विपक्षी एकता की सुगबुगाहट से ही बीजेपी इतनी परेशान होने लगी है? तो आगे क्या कुछ होगा? 23 तारीख को अगर एक मंच पे आके और एक फॉर्मूले पे ये लोग हामी भर देते हैं, तब क्या कुछ होने जा रहा है? देश की सियासी तस्वीर किस दिशा में जा रही है, जरा बताइए। देखिए, एक तो आपके सवाल का जवाब आज के फ्रंट पेज के इश्तिहार में मिलता है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। प्रियंका गांधी 12 तारीख को यानी परसों मध्य प्रदेश जा रही हैं, जबलपुर, और आज महिलाओं को केंद्र में रखकर शिवराज सिंह चौहान सरकार का विज्ञापन आया है स्कीम का कि 1,000 रुपए कितने लोगों को, सबको वो कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये रिएक्ट कर रहे हैं अब विपक्ष के लोगों से। ये उसका सबूत है कि ये अचानक जो रिपेयर करने की जो बात हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करो, और प्रियंका गांधी आ रही तो महिलाओं को अलग से कोई एक हम स्कीम घोषित कर दें और उसमें कैश ट्रांसफर कर दें। एक तो ये बात। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी ने एक 2-3 ऐसी बड़ी बातें कह दी हैं जो धीमे धीमे समाज में गहरा उसका असर होना शुरू होगा। जो वो बात कह रहे हैं बार बार रियर व्यू मिरर की। अब आप देखिए, गोडसे को लेकर कोई औरंगजेब, कोई गोडसे, ये सारा रियर व्यू मिरर की कहानी है। भविष्य के भारत की कोई बात नहीं कर रहा है। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उस बहुत बड़े युवा वर्ग की भूमिका है जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है हमारी, जिसके पास सपने हैं, जो भविष्य का भारत देखना चाहता था और उसमें अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहता था। उसको आप सिंगल दे रहे हैं, उसको आप गोडसे बता रहे हैं, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था जिसने फादर ऑफ नेशन को हत्या की, उसको आप महापुरुष बता रहे हैं, सभी बता चुकी हैं, और मंत्री बता रहे हैं कि वो सपूत था, गिरिराज सिंह ने कहा। तो ये सारा कुछ जो है वो रोज ये लोग राहुल गांधी को सच साबित करेंगे, और धीमे धीमे ये बात बैठती जाएगी कि नहीं, ये रियर व्यू मिरर वाले ही हैं, ये पीछे देखकर ही गाड़ी चलाएंगे, पीछे वाले शीशे में ही देखते रहेंगे, ये साबित करेंगे। आज के 3-4 बयान जितने आपने बताए वो सारा का सारा रियर व्यू मिरर की कहानी है, पीछे दिखाने वाले शीशे की तरफ देखने वाली बात है। दूसरी की जो घटना महाराष्ट्र में हुई, जिसका आपने साउंड बाइट सुनाया, औरंगजेब की औलादें, आज के सामना अखबार में जो शिवसेना का मुखपत्र है उसने एक संपादकीय छापा है, और उसने भी पूछा है क्वेश्चन मार्क लगा के कि औरंगजेब ये औरंगजेब किसके हैं, और उसने उसकी फोटो लगाई है मनोज साने नाम के व्यक्ति की, अपराधी की, अपनी पार्टनर के हत्या के बाद टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश के जो है वो कुत्तों को खिलाया या फेंका। उसकी फोटो लगाकर शिवसेना ने ये पूछा है कि ये औरंगजेब किसके हैं। तो बहुत कुछ जो है, ये जितना भी बोलेंगे तो विपक्ष इस वक्त जो है वो हमलावर है, और विपक्ष जो है वो बहुत कमर कस के जो है वो 2024 की तैयारी कर रहा है। आप देखिए कि 23 तारीख को मीटिंग है पटना में जी जी, और उस तारीख की मीटिंग के पहले आज देखिए कि बड़े पड़ गए एनसीपी में, और बहुत ही समझदारी से पवार साहब ने इस्तीफा दिया,
था, इस्तीफा वापस हुआ, अजीत पवार अब अजीत पवार का रोल में तय कर दिया गया और प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय स्तर पे या दूसरे राज्यों में उनको उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां अपने आप को रीएडजस्ट कर रही हैं और मेरे ख्याल से 24-23 तारीख से पहले और भी इसमें हमको ये देखने को मिलेंगी। 2-3 चीजें राजीव जी मैं रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष की मीटिंग हो रही है, 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है के बाद अब राहुल गांधी की जो माइंड गेम है, आप इस माइंड गेम को देखिए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बयान दिया 150 सीटें, संभव है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी 200 सीटें आएंगी। अब 200 सीटें आना संभव नहीं है, जुमलेबाजी है। तो राहुल गांधी ने 150 सीटें कहीं, ये मान के चल कि कहीं कि ये उससे ज्यादा बड़ी संख्या लेकर आएंगे। उससे बड़ी संख्या प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ नहीं मानेगा जी। मैं भाजपा के अंदर वहां पे अंतरकलह जितनी मची हुई है मध्य प्रदेश में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने की रियर व्यू मिरर की, राहुल गांधी ने रोज साबित कर रहे हैं रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा। तीसरी बात उन्होंने की कि नरेंद्र मोदी भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी है। आप देखिए कि उनके जो भाषण का, आप कोई भी मोदी साहब का कोई भाषण आप निकाल लें, उस भाषण में रियर व्यू मिरर और भगवान से भी ज्ञानी या सर्वज्ञानी जो है, ये दो चीजें हटा दें तो आप देखिए कि उनका भाषण बचेगा क्या। तो ये बड़ी मुश्किल है। अभी आगे वक्त आएगा, अमेरिका में जा रहे हैं, वहां पे ज्वाइंट सेशन में बोलना है, वो क्या बोलते हैं। मुझे लगता है कि इसका असर मोदी साहब के भाषणों पे रहेगा। तीसरी कि रोज अखबारों में और मीडिया में और आप जैसे शोज में अपोजिशन की एकता की बातें रोज छप रही हैं। अब इसका शोर मच चुका है। ये लगातार एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बीजेपी के ऊपर डाल रहा है और उसी वजह से वो ढूंढ ढूंढ के कि जो छूट गया है, चंद्रबाबू नायडू से बात कर लो, कोई 20 साल पहले बीजेपी में तमिलनाडु में छोड़ गया था, उसको वापस ले आओ, ढूंढ ढूंढ कर ये चीजें कर रहे हैं। इसका ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है और ये डिफेंसिव है, ये ऑफेंसिव नहीं है। अब आप देखिए कि कर्नाटका के इलेक्शन के बाद तो मोराल थोड़ा डाउन था ही। मैं एक छोटी सी एक और बात कहते कि देखिए, मैं अगर बीजेपी का आज की तारीख में, आज प्रोफेसर अखिल स्वामी नहीं है, मैं उनका रोल यहाँ पे प्ले कर दूं कि स्वॉट एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मनी। 4 M है, मनी, मीडिया, मसल, सरकारी मशीनरी और मोदी। अब इसमें मनी उनके पास जरूर है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ रहेगा, लेकिन मोदी साहब का करिश्मा कर्नाटक से उस पे बादल घिरना शुरू हो गए हैं। वो वाले बादल नहीं जिसमें रडार नहीं काम करता, ये दूसरे बादल है। तो दूसरा कि मसल, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा निज़ाम है, ईडी, सीबीआई, अब इसका एक तो पहली बार डर खत्म हो गया और दूसरा कि इसका भी अब अपोजिशन रिएक्ट करता है इसको लेकर और उसके अंदर भी बहुत सारी अब फॉल्ट लाइंस पैदा हो रही हैं। दूसरा, आप उनकी वीकनेसेस देखिए, आप तो एंटी इनकम्बेंसी है, G20 में जो डिलीवर करना था वो नहीं कर पाए, चाइना को लेके बहुत दुविधा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे बेरोजगारी पे फेलियर है, महंगाई पे फेलियर है, महंगाई रोकने पे। तो इस तरीके से अगर आप इनकी स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो आप देखिएगा कि इनकी जो थ्रेट्स हैं
वो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से ज्यादा बड़ी है। जैसे कि एनडीए दोबारा अब नहीं खड़ा हो सकता, शिवसेना निकल गई, नीतीश कुमार निकल गए, अकाली दल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना प्रभावशाली होगा। पंजाब में, पंजाब के बाहर अकाली दल की वो मौजूदगी नहीं है। हरियाणा में प्रॉब्लम चल रही है। एक नाथ शिंदे की शिवसेना रिसोर्ट में बनी है, चुनाव लड़के नहीं बनी है। वो चुनाव में कैसा करेंगे उनको खुद नहीं पता है, लेकिन सीटें वो 22-23 मांग रहे हैं इनसे। तो एनडीए को लेकर बहुत परेशानी है इनको। और उसके बाद आप देखिए कि चाइना और जैसा सपोर्ट बुद्धिजीवियों का 2014 के पहले पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का, पश्चिमी देशों का मोदी साहब को मिल गया था, वो अब नहीं मिल रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कॉर्पोरेट भी अडानी के मामले पे नहीं बोलता, कोई इंडस्ट्री चैम्बर भी नहीं बोलता। अब कोई मोदी साहब को कोई कॉर्पोरेट विजनरी नेता नहीं बता रहा है। तो ये एक जो है कुल मिला के जो सिनेरियो है वो बहुत मुश्किल है बीजेपी की आगे की यात्रा 2024 के लिए। राजीव जी, 2024 की यात्रा बीजेपी की मुश्किल है, लेकिन उससे पहले विपक्षी एकता क्यों मुश्किल है? तो विपक्षी एकता सामने है और विपक्षी एकता की एक नई तस्वीर सामने आएगी 23 तारीख को पटना में जब ये मीटिंग होगी तब। लेकिन उससे पहले क्या कारण है कि बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं। तमाम अलग अलग नेता जो हैं वो लगातार विपक्षी नेताओं पे, राहुल गांधी पर तो वार करते ही थे, विपक्षी नेताओं पर भी वार कर रहे हैं और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अनाप शनाप अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन यहां बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप रियर व्यू मिरर पे चले जा रहे हैं, आप औरंगजेब की औलादों को खोजने लग रहे हैं, तो फिर अनाप शनाप तक तो आना ही पड़ेगा। थोड़ा शब्द तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहां करना ही होगा कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सियासी दल के नेता। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं सुनील जी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इतनी घबराहट क्यों? 2019 की तरह ये 2023-24 क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों वो आत्मविश्वास खत्म हो गया है बीजेपी का? क्यों अभी तो कोई भी तस्वीर सामने नहीं है? विपक्षी दल सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? विपक्षी एकता होगी भी कि नहीं होगी? अभी थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे कि 2019 में सब गलबैया करते हुए कर्नाटक में नजर आए थे और 2019 के जनवरी में, और उसके बाद आप देखिए कि 2019 में हमने सुपड़ा साफ कर दिया विपक्षी दलों का, कांग्रेस 55 पे सिमट गई थी। लेकिन आज इतनी जल्दी, अभी हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब हैं, उनके पास जब आऊंगा तो वो मध्य प्रदेश की तस्वीर भी हम सबके बीच रखेंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सब में हार की सुगबुगाहट या हार का डर सामने दिखाई देने लगा है क्या बीजेपी को? इसलिए इतनी परेशानी है, क्या कारण हो सकता है सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। जब आपके मन में असुरक्षा के भाव ज्यादा प्रबल हो जाते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, तो वही हो रहा है। 2024 को जा रहा है, 2023 देख लीजिए ना, इस साल ही, इस साल भी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से बात कीजिए, कोई आपको कहता हुआ मिलेगा कि क्या छत्तीसगढ़ में आप चुनाव जीत रहे हैं, हमारे 70 जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत रही है? अभी तक हमको तो कोई नहीं मिला। वहां के रहने वाले नागरिकों से भी जिससे मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के सामने कोई चुनौती नहीं। श्रवण गर्ग जी आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश की स्थिति है कि जिस गुटबंदी के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, उससे ज्यादा गुटबंदी आज बीजेपी में है। आज की स्थिति है कि चुनाव सिर पे है और आप एक कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं, पले पले पन्ने पर विज्ञापन छाप रहे हैं और पैसा ट्रांसफर करने का की बात आप कर रहे हैं। और जो मैंने और आप जो आपसी संघर्ष आपके सामने है। राजस्थान में आप इंतजार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़े हों। आपकी अपनी ताकत कितनी है इसकी बात ही आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके पास आप सत्तारूढ़ दल विपक्षी भाषा नहीं बोल सकता है ना। सत्तारूढ़ दल की बात तभी जनता सुनती है जब वो अपनी उपलब्धियों की बात करे। आज राहुल गांधी की अगर आप आलोचना करेंगे तो जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि आलोचना करने का अधिकार राहुल गांधी के पास है। आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है कि पिछले 9 सालों में या जो 10 साल आपके पूरे होंगे, इन 10 सालों में जो आपने नया भारत बनाने का सपना हमको दिखाया था,
उस सपने को पूरा करने के लिए आप कितने कदम आगे चले। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, देश में जो सामाजिक समरसता वो खत्म हो रही है, संवैधानिक ढांचा टूट रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सरहदें जो है वो सुरक्षित नहीं है, दुनिया के पैमाने पर हमारी शिक्षा लेदर है, जो ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, आपको जवाब देना है कि जो बात कर रहे हैं वो गलत है या सही है। और अगर आप इन बातों का, इन आरोपों का जवाब नहीं देते हैं और आप इन्हीं नेताओं के ऊपर, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं, यानी मैसेंजर के ऊपर आप हमला करते हैं, तो आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो आप मैंने बिहार के ही लोग, ये जो मंत्री जी है आपके, उनको कितना गंभीरता से लेते हैं, आप बेगूसराय में जाके इसकी जानकारी कर लीजिए। आप सुना रहे थे सम्मानित नंद गोपाल नंदी जी को। नंद गोपाल नंदी जी अभी मुश्किल से 1 महीना पहले कह रहे थे कि बिना मुझसे पूछे कुछ लोगों को पार्टी में उप मुख्यमंत्री ने शामिल करा लिया, हमको जानकारी तक नहीं दी गई। इनकी पत्नी को इस बार का मेयर का टिकट नहीं मिला। अगर ये सवाल पैदा कर रहे नंदी जी कितने गंभीर नेता हैं, या तो आप किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए। सवाल यह है ना कि आपके पास कहने के लिए क्या है। इन्होंने कही यह नहीं आंकड़ा आपके सामने दिया कि कितने राहुल नाम रखे हुए लोगों ने अपना नाम बदल दिया, ये आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने। अभी तो कह रहे हैं कि राहुल नाम और पप्पू नाम लोग रख नहीं रहे। ये आंकड़ा ये भी दे सकते हैं कि जिनका नाम पहले से चला आ रहा है उन्होंने भी अपना नाम बदल दिया है, अखबार में इश्तेहार दे दिया। सवाल है कि आप अपनी सरकार की जब हुकूमतों को नहीं बताए, हुकूमत की उपलब्धियों को नहीं बताएंगे तो बताएंगे क्या। और निश्चित रूप से विपक्षी एकता को न बनने देने के लिए सरकार ने बड़ी कोशिशें की। विपक्षी दलों में एक डर का भाव पैदा करने के लिए, कांग्रेस के प्रति लोगों में, विभिन्न राजनीतिक दलों में दूरी बनाए रखने के लिए, कांग्रेस को खारिज करने के लिए, उसको अविश्वसनीय बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास किए। और वह प्रयास अब आकर के सभी के सब निरर्थक साबित हुए, एकदम उसका कोई आधार नहीं रह गया। जिस राहुल गांधी को आपने एकदम अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की, एक अगंभीर और गैर जिम्मेदार नेता बनाने का आपने प्रयास किया, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। उसको वह दुनिया के पैमाने पर उन्हें लोग सुनने के लिए आने लगे, बड़ी संख्या में आने लगे। और उनको सुनने के लिए सामान्य लोगों के अलावा जो विशिष्ट लोग हैं, जो नीति निर्माता है, समाज की जनमत को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वैज्ञानिक हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। लोग उनको अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, बुलाने सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए। अगर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड राहुल गांधी को बुलाता है तो आप इसको यूं ही नहीं खारिज कर सकते जी। क्यों कोई बुलाएगा इनको? अगर आपकी बात में कोई दम नहीं है, आप तार्किक तरीके से बात नहीं करते, भारतीय राजनीति के बारे में कोई आपका अध्ययन नहीं है और भारतीय राजनीति के संदर्भ में आप संदर्भहीन हैं, तो ये तमाम जो विशिष्ट प्रतिष्ठान है क्यों सुनेंगे? ये बड़ी चुनौती होगी विपक्ष को। आप हमेशा कहते रहे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ हमारे खिलाफ मिल गए हैं, और अब स्थिति आ गई कि आप भ्रष्टाचार के जितने आरोप आपके ऊपर लगे, उन आरोपों के बारे में आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं को आपने लागू किया, उनके बारे में आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बड़े जोर शोर से नोटबंदी लागू की, आप उसे बात ही नहीं करते। आज आपने बड़े जोर शोर से आपने जीएसटी लागू किया, आप उस पर आप बात ही नहीं करते। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कि भारत सरकार राज्यों के हितों की अवहेलना करती है और संघीय ढांचे पे हमला करती है। आज जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा था कि महंगाई की मार बहुत हो गई, अब सरकार को बदलना है। अब जब लोग आपसे महंगाई के बारे में बात करते हैं तो आप उससे बात नहीं करते, आंकड़ों का खेल बताते हैं। आप कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। बिल्कुल हो गए साहब, हो गए होंगे आप, आंकड़ों में आप हो गए, कोई समस्या नहीं है। आपका जो पूंजी का निवेश है, टर्नओवर ज्यादा हो गया होगा। होने का जो लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए था, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? कि लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया, लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ गई, लोगों का जीवन कितना गुणात्मक हो गया, जो सेवाएं थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य जैसी चीजें थी, वह कितनी सर्वसुलभ हो गई, व्यापार में लोगों की कितनी हिस्सेदारी बढ़ गई। आप 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। कुछ परिवार, कुछ लोग हैं जिनके पास पूंजी केंद्रित हो रही है और ये समाज के हित में नहीं है। आप इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
और विपक्षी एकता मजबूत होती चली जा रही है। जिस विपक्षी दलों को आपने अलग अलग करने की, आप हमेशा बताते रहे कि इस कांग्रेस ने फला राजनीतिक दल के साथ क्या व्यवहार किया था, आप ये बताते रहे कि यूपीए के दौरान किस राजनीतिक दल के साथ कांग्रेस ने कौन सा व्यवहार किया, आप ये बताते रहे कि अतीत में कांग्रेस ने किस तरीके से सरकारें गिराई लोग, और इन बातों के आधार पर आप जो राजनीतिक दूरी बनाने की कोशिश की, वो सभी के सभी कोशिशें आपकी विफल हो गई। और अगर आपके सामने मुद्दे खड़े हो गए तो सत्ता के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, और ऐसे मुद्दे जिनका जवाब नहीं है, उन मुद्दों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों में एकता आ गई तो सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने विपक्ष के मतों में बंटवारे को रोकने का प्रयास कर लिया। और यह तथ्य है कि बीजेपी की तुलना में विपक्षी दलों को मिलने वाले वोटों की संख्या ज्यादा है, और चुनाव के पहले अगर इन्होंने इतनी कोशिश शुरू कर दी तो आप ये समझिए कि इसका संदेश नीचे तक जाए, कार्यकर्ताओं के बीच तक जाए, और ये दिख रहा है। आप देखिए ना कि जो महिला पहलवानों के मामले में इन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया कि इसको लिंगरान करो। परिणाम क्या हुआ कि जो जाट प्रभावित जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन जाट प्रभावित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई। और ये जाट प्रभावित जिले ऐसे नहीं जो कि सामान्य जिले हैं, उन जिलों से 3 जाट प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख नेता आते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र सिंह जी, संजीव बालियान जी, और दूसरे नेता उनका ये सतपाल सिंह साहब बागपत से। और इनके प्रभाव वाले जिलों में, तीनों के तीनों जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो गई। आप कहिए, आप कहते रहिए 17 के 17 नगर निगम जीती, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में क्या स्थिति आपकी हो गई। और इन जाट प्रभावित इलाकों में गोया कि जो आप दे रहे हैं, जो आपकी राजनीतिक शैली दिखाई पड़ रही है, उसका आक्रोश भी दिखने लगा। और यह आक्रोश सामान्य नहीं है। अगर आप महिलाओं के साथ आपका व्यवहार है तो आपको दिखाई पड़ेगा, और ये दिखाई पड़ा कर्नाटक के चुनाव में भी आपको दिखाई पड़ा। बड़े पैमाने पर महिलाएं वोट देने के लिए निकली और आपके जितने भी नैरेटिव्स थे उसको खारिज कर दिया। गोया के विपक्ष के द्वारा उठाए हुए मुद्दे गंभीर हैं। उन मुद्दों को उठाने के लिए विपक्षी एकता सामने आ रही है, और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतों के बीच में बंटवारे को रोकने के लिए राजनीतिक दलों की एक गंभीर कोशिश है। ये तमाम सवाल ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी स्वाभाविक सी है, क्योंकि इसका जवाब इनके पास कुछ भी नहीं है। और जो इनको काउंटर करने के लिए, इनको अविश्वसनीय बनाने के लिए, जनमानस के बीच से इसकी चर्चा हटाने के लिए जो कोशिशें इनकी होती हैं, वो सब के सब खारिज हो चुकी है। इसलिए अभी ये बिगड़े बोल है और ये बेचैनी है। जी बिल्कुल। इस बीच अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आज भाजपा के 9 साल पूरे होने पे गुजरात के पाटन में एक रैली को संबोधित किया है। 9 साल पूरे होने पे भाजपा अलग अलग रैलियां कर रही है, अलग अलग ढंग से इस जश्न को मना रही है देश भर में। उसके नेता अपने काम को, 9 साल के काम को भी लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। तो उन्होंने सीधा इस रैली में हम राहुल गांधी के ऊपर, संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बयान थोड़ा सा आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि किसी भी देशभक्त व्यक्ति को भारतीय राजनीति पर भारत के भीतर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाकर भारत की राजनीति पर चर्चा करना और देश की आलोचना करना किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल बाबा, याद रखिए, देश की जनता ध्यान से देख रही है। राहुल बाबा गर्मियों से बचने के लिए छुट्टियां मनाने विदेश जा रहे हैं। वो विदेश में देश की आलोचना करते हैं। मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहूंगा कि वो अपने पूर्वजों से सीखें। आपने नए संसद भवन और वहां तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजदंड यानी सेंगोल की स्थापना का विरोध किया। सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया जाना था, मोदी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया, इसलिए मोदी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नेहरू ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आप यानी राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहे हैं? ये भाषण है, लेकिन उसका कुछ अंश आप लोगों के सामने था। आज अभी थोड़ी देर पहले यह भाषण समाप्त हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। यानी आप देखिए संजय जी कि पिछले 10 दिन से निकालिए, अगर सियासी एनालिसिस
निकालिए कि सबसे ज्यादा कौन चर्चा में रहा और किस पर, किसके बयान और किस पर बयान दिए गए। पलटवार जिसको कहते हैं, राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी 2024 में या 2024 से पहले भाजपा के लिए इतना बड़ा एक कहें तो रोड़ा बन के सामने आ गए हैं, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के सामने आ गए हैं कि भाजपा अपने जश्न के मौके पे भी राहुल गांधी को ही याद कर रही है। और विपक्षी एकता की बात तो हम कर ही रहे हैं। संजय जी, राहुल गांधी निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बीजेपी के लिए भारी संकट है और ये इन लोगों को पहले से पता था और वो पप्पू अभियान सत्ता में आते ही इसीलिए शुरू हो गया था और उस पर काफी पैसा खर्च किया गया। और ये जो प्लानिंग थी इनकी, या जो ये लोग जो समझ रहे थे या जिस ढंग से चल रहे थे कि ये चैलेंज कर दो कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, मोदी जी ने सारे अपने आजमा लिए और राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने बहुत बढ़िया से उनको सब जवाब देकर दिखा दिया। राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है, अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष दूसरे गांधी परिवार से बाहर को बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो जाहिर है उनके लिए हताशा तो स्वाभाविक है और उनके पास, उन्होंने इससे आगे सोचा ही नहीं था, उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी। अगर आदमी कुछ प्लान करता है या एक रणनीति बनाता है तो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना एफिशिएंट और इतना प्लान काम करते हैं, फिर भी एक आदमी सोचता है कि हाँ प्लान ए फेल होगा तो प्लान बी वगैरह वगैरह। तो इनके पास ये सब कुछ था ही नहीं। वो इनएफिशिएंसी भी हो सकती है और ये भी संभव है कि इन्होंने सोचा ही नहीं हो कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से बाहर का हो जाएगा या राहुल गांधी कांग्रेस में कोई पद नहीं लेकर भी इनके लिए चुनौती बन सकेंगे। इन लोगों को लग रहा था कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं तो चुनौती कैसे होगी, लेकिन ये सब हो रहा है तो इनकी पूरी रणनीति जो थी वो गड़बड़ा गई है। ये उसकी घबराहट, और घबराहट इसलिए है कि सत्ता मिली इतने साल बाद, इतनी मुश्किल से, इतनी नंगाई के बाद, मैं तो उसको सिर्फ नंगाई कहता हूं, झूठ बोलना, गलत सलत और सब करके आपको कैसे कैसे सत्ता मिली और आप उससे जो कर पाए, पैसा कमाने और पैसा जमा करके बीजेपी के हेडक्वार्टर और दूसरे मुख्यालय बना, राज्यों में और शहरों में मुख्यालय बना लेने के अलावा पॉलिटिकल ने बीजेपी को मजबूत करने का कुछ काम नहीं किया। ना दो चार नेता ऐसे खड़े कर पाए जो लगे कि हाँ ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मैंने पहले कहा गया कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, वो तो ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं तो बीजेपी में कौन, ये भी नहीं सोचा गया। और जिस ढंग से इन लोगों ने राजनीति की, विपक्ष को दबाना, जबरदस्ती जेल में बंद करना, और जैसा उमर खालिद है, उमर खालिद कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है कि उसको जेल में बंद कर दिया जाए और वो 1000 दिन जेल में रहे, उससे कोई बदला लेने वाला मामला नहीं था। और बदला अगर इन्होंने लिया तो पी चिदम्बरम से लिया, तो 100 दिन के बदले 100 दिन उनको जेल में रखा, बाद में मामला क्या हुआ पता नहीं। तो ये देख रहे हैं कि हमने जो करना था वो भी ठीक से नहीं कर पाए, और जनता तो देख ही रही है कि जो इनको करना था, मतलब अगर इनको पी चिदम्बरम से बदला लेना था तो वो 100 दिन का 100 दिन ले पाए और कुछ नहीं हुआ। तो वो जो इन्होंने बदला लिया वो साबित हो गया कि इन्होंने बदला ही दिया था, उसमें कुछ दम नहीं था मामले में। और दूसरी ओर उमर खालिद जैसा लड़का जिसका पूरा भविष्य सामने है, उसको ये जेल में बैठा करके एक तरह से उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो एक नागरिक के रूप में कैसा नागरिक बनेगा? जब भी जेल से छूटेगा तो वो नागरिक कैसा बनेगा और उसको जेल में किस लिए रखा गया? आखिर तो वो देश समाज का ही भुगत रहा है, और वो जब भुगत रहा है तो वो कैसे रिटेलिएट करेगा या कैसा वो नागरिक बनेगा, जो उसकी सोच क्या होगी, कैसी होगी, ये सब इनके लिए सिरदर्द है। और यही सब कल उसके 1000 दिन पूरे होने पर जितने आयोजन हुए, लोगों ने जो सब कहा, वो जाहिर है इनके लिए सिरदर्द है। तो सिर्फ राहुल गांधी सिरदर्द नहीं है, मुझे लगता है कि जिस ढंग से इन्होंने शासन किया कि सभी विरोधियों को दबा दो, किसी तरह कुचल दो, किसी तरह जेल में बंद कर दो, वगैरह वगैरह, तो अगर ये हार जाएंगे और सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या वही सब नहीं होगा? और क्यों नहीं होना चाहिए? कांग्रेस जब बीजेपी सत्ता में आई और वो अगर रिटेलिएट करती तो लगता है कि हाँ भाई देखो सत्ता में आए तो ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बात का पूरा आधार दिया है कि कांग्रेस आके बाकायदा रिटेलिएट करे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आरएसएस पे पाबंदी लगाने के लिए कांग्रेस योजनाबद्ध ढंग से काम करे
और उसको सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगा दे तो कुछ गलत करेगी या कुछ नया या कुछ अनुचित होगा। तो इस ढंग से इन्होंने काम किया है कि इन्होंने कांग्रेस को काम करने के लिए पूरा आधार दे दिया है। और डर का कारण मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से मनीष सिसोदिया जेल में है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो मनीष सिसोदिया आपको छोड़ देंगे या छोड़ देना चाहिए? और मनीष सिसोदिया छोड़ देंगे तो क्या बाकी लोग नहीं देख रहे हैं? तो इन्होंने जो अपने लिए बनाया है अपना भविष्य खुद बहुत खराब किया है। इन्होंने सिर्फ राजनीति की होती तो ये हालत नहीं होती। इन्होंने राजनीति की नहीं, सिर्फ पैसे कमाए, और पैसे कमाने के लिए जो सब किया, जिस ढंग से मीडिया को बिल्कुल मुंह बंद कर दिया है, मीडिया में किसी भी स्टोरी का फॉलोअप नहीं है, किसी भी इनके भ्रष्टाचार के मामले का फॉलोअप नहीं होता है। राहुल गांधी विदेश गए तो राहुल गांधी वहां क्या बोल रहे हैं ये कम छपता है, ये खबर कम होती है। राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा छपता है। तो मीडिया का ये हाल है। और अब जैसे रेल एक्सीडेंट हुआ, रेल एक्सीडेंट बिल्कुल नॉर्मल एक एक्सीडेंट हो सकता है, ह्यूमन एरियर हो सकता है, लेकिन आपने उसको जिस ढंग से हैंडल किया उससे ही लग रहा है कि आपकी खराब है, आप कुछ छिपा रहे हैं, कुछ छिपाना चाहते हैं। भाई हमेशा रेल एक्सीडेंट का इंक्वायरी रेलवे का सेफ्टी कमिश्नर करता है, आप सीबीआई से क्यों करवाना चाह रहे हैं? और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले आप एनआईए से करवा चुके हैं, तब चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई थी और अखबार ये सब लिख नहीं रहे। तो जो नहीं जानता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो जान रहा है वो तो पक्का है कि इनमें कुछ है नहीं और ये क्यों डरे हुए हैं। दोनों बातें समझ में आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अखबारों में नहीं छपेगा या टीवी पे नहीं आएगा तो लोगों तक खबर नहीं पहुंचती है। अब लोग जानने लगे हैं और जो मोदी जी कहते रहे थे उसका उल्टा करते रहे। अब रेवड़ी बांटने के लिए तो मोदी जी को ही दिक्कत थी रेवड़ी बांटने से, और खुद ही रेवड़ी बांटते हैं। तो क्या कहते रहे क्या करते रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आम आदमी को क्या समझ में आ रहा होगा। जहां तक नीतियों की बात है या एडमिनिस्ट्रेशन की बात है या प्रशासन देने की बात है, क्या किया क्या दिया वो सब हम लोग के सामने है, सब हम लोग देख रहे हैं। सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं जिससे लोगों की मुश्किल हो, छोटा मोटा काम करना मुश्किल हो जाए। जीएसटी से छोटा मोटा काम करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। अब एफएसएसआई से एफएसएसएआई है। घर में अगर कोई टिफिन बना करके भेजता है, घर में कोई अगर अचार बनाकर बेचता है, तो इस तरह के कारोबारों पे एफएसएसआई के ऐसे नियम लागू हुए हैं। आज एक अखबार में मैंने खबर कहीं पढ़ी, और जगह तो दिखी नहीं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, कि उनको कहा गया है कि वो अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करें। अगर कोई घर में अचार बना के बेचता है तो वो अपनी लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करेगा? और 6 महीने पे हर 6 महीने में टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के उसको एफएसएसआई के उस पे एफएसएसएआई के उस पे अपलोड करना है। हम क्यों करें भाई? हमारा प्रोडक्ट खराब है, आप चेक करो। जो भी बिजनेस करेगा वो ये कैसे कर सकता है कि अपने ही प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन भी खुद ही अपलोड करे? और क्यों करे? अब एफएसएसआई क्या करेगा? तो इस तरह के नियम बना दिए गए हैं कि कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई टिफिन बना के घर से बेचता है तो कितना छोटा और कितना अच्छा, कितना उपयोगी काम है, और कितने सस्ते में लोगों के लिए खाने पीने की सुविधा है। कोई अगर देसी अचार बना के बेचता है छोटे स्तर पे छोटे शहर में, तो क्या दिक्कत है? और इसी तरह से तो काम होता है, और यही तो बिजनेस है। और अगर जब रोजगार नहीं है तो इस तरह के काम करके लेंगे, उनको सस्ता प्रोडक्ट भी मिलेगा। लेकिन सारे सरकारी नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं। वो दही वाला मामला है कि सब पे दही लिख दो और बिके या ना बिके। मतलब आप आगे जो नियम बना रहे हैं, भाई दही है तो प्रोडक्ट क्या है? वो कर्नाटक में तमिल तेलुगु बेचने वाला कैसे समझे, बोलने वाला कैसे समझेगा कि ये दही है? तो इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते, कोई आपको परेशानी है तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। आज अखबारों में छपी है कि इसके लिए क्या करेंगे, डिजिटल इंडिया के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं। और डिजिटल इंडिया में ये कि लोगों के बैंक खाली हुए जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम आगे क्या करेंगे, और जो करेंगे वो परेशान करने वाला होगा, ये सब हो रहा है। और ये सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सब लोग महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद आपने कुछ दिया नहीं, और अब जब अगला इलेक्शन की बात है तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। और जो आपने सोचा था कि कोई कैंडिडेट ही नहीं रहेगा हमारे खिलाफ मजबूत, वो बहुत मजबूत होकर के आ गया है। तो बिल्कुल घबराहट, हताशा सब कुछ है, और वो सब
एक साथ दिख रहा है। चूंकि प्लान नहीं है इसलिए किसी को कहा नहीं गया है कि क्या बोलना है क्या करना है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और जो उनकी योग्यता क्षमता है वो दिखाई दे रही है, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेल्फ अटेस्टेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उस समय, आप याद कीजिए जब हम लोग पहले गैजेटेड ऑफिसर से साइन अटेस्टेड करवाते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो उन्होंने बहुत गर्व के साथ कहा था कि आपको कहीं जाना पड़ता था, आप खुद कीजिए, वो होने लगा। तो अब सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी बात आ गई है सामने, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पे सर्टिफाई करवाएं, टेस्ट करके तब सर्टिफिकेट देना है। अब वो सबके घर में नहीं हो सकता है और उसमें टेस्ट कराना एक अलग काम, एक अलग झंझट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई सारे नियम जो हैं वो बदले। और सबसे बड़ी चीज जो अभी आप खबर की बात कर रहे थे, एक अपना अनुभव मैं बता दे रहा हूं, फिर सीधे गर्ग साहब के पास आऊंगा। और गर्ग साहब के पास आने से पहले जो बाइट सुनाना चाहता हूं अमित शाह की, जो बयान उनका अभी पढ़ के सुना रहा था, वो बाइट भी आ गई, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन हम लोग अपने अखबार के लिए और इस डीबी लाइव के लिए कुछ एजेंसीज जो है वो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अखबारों के लिए तो कंपलसरी है, गर्ग साहब को भी, आप सबको पता है। तो एक एजेंसी है जो राहुल गांधी की नेगेटिव खबर हो तभी देती है, वरना नहीं देती। कांग्रेस की नेगेटिव खबर हो तभी देगी, वरना नहीं देगी। एक दिन उनके संपादक से मेरी लड़ाई हो गई, मैंने 2 बार 3 बार मैंने चिट्ठी लिखी गर्ग साहब उनको, और मैं बोला भाई कम से कम खबर है, आप एजेंसी हो, हम आपको सब्सक्राइब करते हैं, हमको खबर तो चाहिए कि राहुल गांधी गए अमेरिका, गए हैं, कब पहुंचे हैं, क्या है, क्या एंगेजमेंट है, ये खबर तो बताओ। तो ये भी नहीं है। इतना ज्यादा एजेंसीज में, अखबार, मीडिया, टेलीविजन जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम उसके लिए पैसे देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद वहां भी ये लोग किस ढंग से धांधली कर रहे हैं एक तरफा, उसका नमूना है आपके सामने रख रहा था। आइए जरा आइए सीधे चलते हैं। अब गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। शुरुआत में ही कहा था कि मध्य प्रदेश में चूंकि आप वहीं से जुड़े हुए हैं और इंदौर से, और मध्य प्रदेश चुनावी बिल्कुल मोड में जा चुका है। आज शिवराज सिंह साहब प्रियंका गांधी से पहले जबलपुर पहुंच गए और वहां लाडली योजना के तहत शायद 1000 रुपए बांट रहे थे, और उनका भाषण, खैर ये सब चलेगा आने वाले समय में। लेकिन थोड़ा आपके नजरिए से समझना चाहता हूं, विपक्षी एकता की जो तस्वीर अभी सामने नहीं आई है और राहुल गांधी की जो अभी अमेरिका यात्रा खत्म हुई है और उससे पहले खत्म हुई और तस्वीर सामने आएगी, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन अमेरिका में रहेंगे उसी दिन यहां विपक्षी दल जो है एक साथ बैठेंगे, और जितना हमलावर बीजेपी हो गई है विपक्षी दलों के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, आपको भी लगता है क्या, जो हम लोगों को लग रहा है कि ये एक बौखलाहट है, ये 2024 की तस्वीर अभी से शायद नजर आ रही है? और अगर अभी ये बौखलाहट है तो आगे एक पत्रकार होने के नाते क्या कुछ आप देख रहे हैं सियासी उलटफेर आने वाले समय में, देश की सियासत में हवा किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? ये जरा आपका नजरिया समझना चाहता हूं आपसे। आपके 2-3 सवाल हैं राजीव जी, सब गंभीर किस्म के। मध्य प्रदेश के बारे में मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह आपसी झगड़ों में, सार्वजनिक रूप से झगड़े हो रहे हैं मंत्रियों के बीच में, और लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। काफी लोगों ने छोड़ा भी है, बड़े बड़े लोगों ने छोड़ा है। एक जबरदस्त असंतोष भारतीय जनता पार्टी में इस समय चल रहा है, और आपको पता है कि 2018 में क्या स्थिति थी। 230 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, जो कि उसके पहले के चुनाव के मुकाबले 56 कम थी। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय है मध्य प्रदेश में, और करप्शन के इतने ज्यादा मामले उजागर हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, कि कर्नाटक में तो आप कहेंगे 40% था, तो यहाँ हो सकता है कि आपको ये पता चले कि 60% करप्शन है। तो इसलिए इस समय एक अजीब किस्म का माहौल है यहाँ,
भारतीय जनता पार्टी बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, जो स्थिति अभी वहाँ ओवल में चल रही है क्रिकेट को लेकर हमारी टीम की, वैसी मोदी जी की टीम की, वैसे यहाँ चल रही है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कर्नाटक का बहुत जबरदस्त असर हुआ है और ये एक इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल मध्य प्रदेश में भी है। और राजस्थान में थोड़ी सिचुएशन अलग है। ये जो गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में जो चल रहा है उसके कारण तो कहना मुश्किल है, पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति में, छत्तीसगढ़ में तो पहले से थी। अब भूपेश बघेल जिस तरह से काम कर रहे हैं, वहां दोनों जगह 40 सीट कांग्रेस की, अभी छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट है। मतलब 40 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास है। उस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दाव है ये 40 सीटें। देश में लोग मान के चलते हैं कि कुछ भी संभव है, भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल सकते हैं, प्रदेश नेतृत्व में भी और संगठन के स्तर पर भी। ये तो हो गया संक्षेप में। कांग्रेस के लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक एक जगह जा रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं और इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं उनको इतनी। अपने खुद के जो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी अभी कर रहे हैं वो। तो वो पिक्चर में नहीं है, वो न तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, न बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रोजेक्शन तो इस समय किसी का नहीं है। कमलनाथ अपनी तरफ से कर रहे हैं क्योंकि लोग कर रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते क्या स्थिति होगी। मध्य प्रदेश में जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि प्रियंका गांधी ही हिमाचल की तरह कांग्रेस की कमान संभालेंगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में को शायद उतना समय नहीं दे पाएंगे या देना चाहेंगे। हो सकता है राहुल गांधी राजस्थान में समय दें और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में समय दें। उससे कई कांग्रेस के भी कारण हैं। दूसरा आपने पूछा पटना को लेकर। जी, बहुत बड़ी घटना है ये राजीव जी। पटना में 1974 का रिवाइवल हो रहा है। उन 50 सालों के बाद एक नए किस्म की क्रांति हो रही है। क्योंकि मैं था उस समय 1974 में, जब ये क्रांति की शुरुआत हुई तब मैं गांधी मैदान में उपस्थित था जेपी के साथ। तो मुझे पता है कि इसका तब भी इसी तरह की शंकाएं थी। उनकी सभा के एक दिन पहले, 2 दिन पहले 5 जून को उनकी सभा थी। 3 जून को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के डांगे साहब की सभा थी, 30,000 लोगों की हथियारों के साथ, और विरोध कर रहे थे जयपुर का। कई दल जो हैं उस समय भी विरोध में थे। इस तरह की शंकाएं सबसे ज्यादा थी उस समय कि इंदिरा गांधी का डर भी काफी था कि कौन विपक्षी दल साथ में आएंगे, कैसे लड़ेंगे। पर आपने देखा कि 1977 में क्या हुआ चुनाव में और कैसे सरकार बनी। और आज जो विपक्ष की सरकारें हैं केंद्र में, राज्यों में, ये उसी समय का परिणाम है 1974 का, कि एक विपक्ष की सरकार की शुरुआत हुई केंद्र में, जिसने राज्यों में भी एक आधारशिला रखी। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है, जो आपका है तीसरा सवाल, वो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आप इसको इस तरह से देखिए कि ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट अभी सर्कुलेशन में है और उसमें ये कहा गया है आरएसएस के हवाले से कि मोदी जी का करिश्मा और हिंदुत्व अकेला काम नहीं करेगा 2024 में। ये आरएसएस की रिपोर्ट है जो
ऑर्गेनाइजर ने व्यक्त की है, प्रकाशित की है, आर्टिकल है उसमें, जो वेबसाइट्स पर भी है और काफी चर्चा में भी है, डिबेट में भी है। आरएसएस ने ऐसा क्यों कहा होगा राजीव जी, ये बड़े सोचने की बात है। कर्नाटक के परिणामों ने आरएसएस को और बीजेपी को बुरी तरह हिला कर रख दिया है। मैंने आपकी किसी चर्चा में शायद पहले कहा होगा कि आरएसएस ने बहुत काम किया था वहां, या नहीं किया। दत्तात्रेय होसबोल कर्नाटक के हैं। नागपुर के बाद आरएसएस का हेडक्वार्टर बेंगलोर है, और दत्तात्रेय होसबोल जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कर्नाटक के ही हैं। और वहां पर जो काम किया उसके बावजूद पराजय हो गई, और वो जो पराजय है वो आरएसएस को बहुत एक तरह का अपमानित किया है उस पराजय ने। और उसके दो चीज थी उस आरएसएस के पूरे मामले की। राजीव जी, आप मुझे जब चाहे रोक दीजिएगा, मेहरबानी करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आप कर रहे हैं, प्लीज अपनी जारी रखिए। तो उसमें दो चीजें थी। एक चीज तो ये थी कि उन्होंने अपनी पर्सनल अपने ऊपर ले लिया था, मोदी जी ने अपनी इमेज को दांव पर लगा दिया था। और दूसरा उन्होंने ये किया था कि बजरंगबली को लाकर हिंदुत्व को दांव पर लगा दिया था पूरा का पूरा। वो दोनों वहां फेल हो गया। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि मोदी की इमेज जो है, उनकी छवि का करिश्मा और केवल हिंदुत्व अब काम नहीं करेगा, मतलब कर्नाटक के अनुभव के आधार पर जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पूरी की पूरी आप ये देखें, ये जो लोग बयान दे रहे हैं, ये गिरिराज सिंह भी उस समय 74 की उपज हैं, और ये जो बाकी नंदी वंदी को तो मैं जानता नहीं, पर ये जो आपने फडणवीस भी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, जो औरंगजेब की औलादें वगैरह कह रहे हैं। पूरी की पूरी एक जो भारतीय जनता पार्टी इस समय रडरलेस हो गई है। ऊपर से कुछ दिशा निर्देश मिलना बंद हो गया है इनके नेताओं को। कुछ एक समझाइश किस्म की जो होती है वो समाप्त हो गई है कि हमको ये लाइन लेना है और ये चीज कहना है। आप मोदी को भी अपना देशभक्त नेता बताते हैं और गोडसे को भी देशभक्त बताते हैं, गिरिराज सिंह। इसका मतलब है कि आप मोदी की तुलना गोडसे से कर रहे हैं। मतलब गोडसे और मोदी तराजू के एक ही पलड़े पर आप रख के बात कर रहे हैं। तो ये तो एक अद्भुत बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि मोदी को गोडसे का उत्तराधिकारी स्थापित कर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। आप कि वो कह रहे हैं कि गोडसे को देशभक्त बताना मतलब सावरकर को बताने तक सीमित थे, ये तो अभी तक समझ में आया। और नई संसद में आप सावरकर की आराधना कर रहे हैं, वो भी समझ में आया। पर गोडसे को लेकर आप जो कर रहे हैं, तो ये जो चोट कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को क्या हो रहा है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस समय कर रहे हैं, एक जो कहते हैं ना कि एक पागलपन सवार हो गया है कि बहक रहे हैं कुछ भी कहने के लिए। इनके पास कोई लाइन और लेंथ नहीं है कहना चाहिए। आपने देखा है कांग्रेस के जो नेता, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो इस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो मतलब भाषणों पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा, हमारे टंडन साहब ने, प्रशांत जी ने, कि सामना में क्या लिखा गया। उन्होंने शिवसेना का उदाहरण दिया। हमारे पास
कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की हो ऐसा नहीं है, सिवाय इसके कि जो डिबेट्स होती हैं ये गोदी मीडिया की। देखिए राजीव जी, जो दांव पर लगा है वो ये लगा है कि कर्नाटक में इस समय सरकार ने आरएसएस को जितनी जमीनें मिली हैं उन सब की जांच शुरू कर दी है जी। और अब ये कि वो जो पार्टी में हेडगेवार को लेकर जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनको डर लग रहा है सब जगह, और खासकर जो गोदी मीडिया है, ये लोग सबसे ज्यादा तबाह होने वाले हैं। ये जो जितने लोग आप देख रहे हैं कि ये बचाने में लगे हैं, आप सोचिए कि जो फडणवीस हैं या नंदी हैं, इनके चेहरे देखिए कि इनकी उम्र क्या है, और इन सब लोगों के राजनीतिक जीवन अगर खराब होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं आगे के लिए। आप बताइए कि कोल्हापुर में आप इनको, जो अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग हैं, उनको जेब की औलादें बताकर आप देश में क्या चाहते हैं करना जी। तो आपके डिजाइन्स जो हैं लोग समझ रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं आरएसएस के लोग कि हिंदुत्व नहीं चलेगा, और फडणवीस जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हिंदुत्व की स्थापना करना चाहते हैं। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। तो ये जो मोदी जिस दिशा में जा रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग, गिरिराज सिंह, फडणवीस, नंदी और तमाम लोग जिस दिशा में ले जा रहे हैं, वो दोनों विपरीत दिशाएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब किसी जमाने में कहते थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा प्रलाप, वो एक तरह का उसका संकेत है कि ये पार्टी जो है एक अलग मोड में चली गई है, और इसको अब ये लोग रोक नहीं पाएंगे। ये सेंगोल को लेकर जो आपने बात कही, वो तो वहां के जो स्वामी हैं उन्होंने खुद ने कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है, ना हस्तांतरण है, ना माउंटबेटन है, ना अंग्रेज है, ना 14 अगस्त 1947 है। केवल एक चीज है कि किसी ने नेहरू को वो सेंगोल दिया था, नेहरू ने स्वीकार कर लिया और उसको म्यूजियम में रखवा दिया। तो इसलिए इनका जो झूठ है वो एक्सपोज हो रहा है। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे, और सेंगोल से लेकर के कर्नाटक यहाँ महत्वपूर्ण राज्य अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए क्योंकि कर्नाटक की जीत या कर्नाटक में बीजेपी की हार, उसका रिफ्लेक्शन बहुत दूर तक जाने वाला है। हमारे साथ राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद राहुल लाल जी हमारे साथ फिर से मुखातिब हो रहे हैं। आप ही के पास आना चाहता हूं सीधा, और क्या कर्नाटक बार बार रुलाएगा राहुल लाल जी? क्योंकि 40% की बात अभी श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में 40% की सरकार खूब चली, लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो 40% से ऊपर की बात होने लगी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की हालत देख ही रहे हैं हम, और बिल्कुल गर्ग साहब बता भी रहे थे कि क्या कुछ वहां चल रहा है। और देश की हालत देखी जाए तो राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां जो कुछ कहते हैं उसकी चर्चा आज भी, इस वक्त भी अमित शाह जी कर रहे हैं। जब हम ये चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अमित शाह का बयान हमने सुना था, एक बार फिर से स्क्रीन पे ले आई, इसलिए क्योंकि थोड़ा राहुल लाल जी को भी के सामने भी रखते हैं। देखिए, अमित शाह कह रहे हैं कि किसी भी देशभक्त व्यक्ति को भारतीय राजनीति पर, ये सीधा सीधा कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए, भारतीय राजनीति पर भारत के भीतर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाकर भारत की राजनीति पर चर्चा करना और देश की आलोचना करना किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल बाबा, याद रखिए, देश की जनता ध्यान से देख रही है। राहुल बाबा गर्मियों से बचने के लिए छुट्टियां मनाने विदेश जा रहे हैं। वो विदेश में देश की आलोचना करते रहते हैं।
मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों से सीखें। आपने नए संसद भवन और वहां तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना का विरोध किया। सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया जाना था। मोदी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि नेहरू ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब यहां सेंगोल पर भी घिर चुकी है भाजपा सरकार, और उसके अलावा उधर विदेश जाकर के भी राहुल गांधी घेरने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। और राहुल गांधी जो बात कहते हैं उसमें घिर जाती है। घिरने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन राहुल गांधी जो बात करते हैं वो बात और उन बातों के इर्द गिर्द बीजेपी आ जाती है, फंस जाती है, घिर जाती है। और यहां से शुरुआत होती है देश की सियासत की, राहुल लाल जी। और उसमें कर्नाटक रिजल्ट के रूप में सामने है, पटना एक रिजल्ट आने वाला है, सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव और विधानसभा चुनाव, और पैरेलली साथ लोकसभा के चुनाव, यानी चुनाव ही चुनाव। बीजेपी के नेता, जैसा अभी श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे, कि खुद ही अपनी ही पार्टी को हराने पर तुले हुए हैं, इसलिए क्योंकि आरएसएस कह रहा है कि अब मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व काम नहीं आने वाला, हमको लोकल नेताओं पर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। लेकिन यहां हिंदुत्व के चेहरे के रूप में मोदी जी को सामने लाने की कोशिश हो रही है। मोदी का करिश्मा की बात भी चल रही है, और हिंदुत्व में बहुत अलग अलग ऐसी बातें, अनाप शनाप बातें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम तो नहीं करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं। तो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोडक्टरी बयान जो हैं वो सामने आते हैं बीजेपी के नेताओं के। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं अगर कहूं कि जो 7 सितंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और जब वो कर्नाटक से निकली थी, और कर्नाटक के बाद जब वो मध्य प्रदेश से भी निकली थी, तो आपके कार्यक्रम में सबसे पहले मैंने चर्चा में किया लाया था, आपको याद होगा वो चीज, कि बीजेपी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट उसी समय विजय चेतावनी दे रहा था कि कर्नाटक में बहुत भीषण हार की स्थिति का सामना करेगी। और फिर मध्य प्रदेश का भी रिपोर्ट वो आया था। हालांकि जब हमने आपके कार्यक्रम में चर्चा की थी तो फिर मीडिया में भी सूत्रों के हवाले से लगभग 1-8 महीने बाद वो रिपोर्ट चर्चा में आई थी, राजीव जी, आपको याद होगा। तो एक तो वो रिपोर्ट की स्थिति, और अब देखिए, अब जब चुनाव हुआ है तो आरएसएस की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट केवल इतना ही नहीं कह रही है कि हिंदुत्व से नुकसान हो रहा है। जो रिपोर्ट के कुछ हिस्से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन आरएसएस के लोग बता रहे हैं कि मोदी जी के चुनाव प्रचार से पार्टी को नुकसान हुआ है। एक तरफ से आरएसएस ने यहां तक के कड़े संदेश दिए कि उनकी छवि केवल, अब तक यह माना जाता था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव तक में आरएसएस ये मान रही थी कि वहां अगर मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया तो मुकाबला कांटे के टक्कर की स्थिति में आई। या फिर उत्तराखंड में ये लोग मान रहे थे कि लास्ट में मोदी जी ने काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया और फिर जो है कि उत्तराखंड वो जीत गए। लेकिन कर्नाटक एक तरह से वो स्थिति यहां पे लोग मान रहे हैं जहां पे मोदी जी से नुकसान की बात पहली बार कहीं कहीं अंदर के पेजों में कही गई है, इसलिए उसको काफी गोपनीय भी दिखा गया। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि अब जो परिस्थितियां बदली हैं आज के समय में, मान लीजिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, और वहां से जो संदेश दिए जाते हैं, जिस तरह से पहले हम लोगों ने देखा कि मीडिया के सामने में गोलीबारी होती है, वोट में हो रही है, तो एक तरह से जो आप एक परसेप्शन आप देना चाहते हैं, ठीक है, आप खुल के उन अपराधियों को संरक्षण भी कौन दे रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि वो अपराधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से उनको ऑपरेट कर रही है। तो उन स्थितियों में आपके लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे जो नेशनल स्तर पर जो संकेत जा रहे हैं, वो संकेत काफी गड़बड़ जा रहे हैं कि जो दावा किया जाता था सरकार के द्वारा वो गड़बड़ हो रहे हैं। और बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड खुद मानते हैं कि राहुल गांधी को जो काफी अभूतपूर्व समर्थन मिला है विदेश के इस बार के यात्रा में, जो वहां पर उनको जन समर्थन मिला है, ये जन समर्थन कोई अलग समूह नहीं था जो इन लोगों ने खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है। इसमें काफी लोग ऐसे लोग थे जो एक जमाने में मोदी जी को बहुत चाव से सुनने के लिए जाते थे। तो यानी स्थितियां न केवल देश के भीतर बदली हैं, बल्कि स्थितियां देश के बाहर भी बदली हैं। हर तरफ जो पार्टी कहती कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी हैं, सबसे बड़े पार्टी हैं, आज वो सबसे बड़े संकट में है। और संकट के कारण, देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं, संकट के कारण आज भी आर्थिक मामले हैं, और इन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो अति कर दिया है, वो अतिवाद, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अब आप सोच के देखिए कि नया संसद भवन बना और वहां पे आप कह रहे हैं कि जब आप आरएसएस की तरफ से आपको रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है कि हिंदुत्व के कारण से पार्टी को नुकसान हुआ है, तो शेंगोल नामक तत्व को जबरन उठा के लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी मतभेद की दीवार दिख रही है।
अभी जो नांदेड़ वाला भाषण था उसमें उन्होंने अभी फिर से ललकारा है उन्होंने, अमित शाह ने, कि उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया, क्या आप समर्थन कर पाएंगे? तो वो वहां से फिर से उद्धव ठाकरे को ललकारने में लगे हुए हैं और उसी हिंदुत्व की राजनीति को अमित शाह फिर से स्थापित करने में लगे हुए हैं। जबकि एक तरह से आरएसएस की तरफ से जो तरुण गर्ग साहब ने बड़ी अच्छी चीज कही कि उनके तरफ से सलाह यह है कि थोड़ा प्लान बदलिए। तो जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही प्लान बदलने के लिए अमित शाह जी तैयार नहीं है, तो निचले के नेता तो फिर उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। तो यहां पे एक क्या रणनीति हो, आगे कैसे जाए? क्योंकि देखिए, आप आंकड़ों में जरूर जो है कि महंगाई दर को छुपा देते हैं, आप आंकड़े सुनहरे बना सकते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति पे अभी भी मुद्दे ये है कि जिस तरह से महंगाई चरम पे है, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, आटा के दाम बढ़े हुए हैं, मूलभूत बुनियादी जो दूध दही जैसी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है। यह मामला सबसे गंभीर मामला है और कांग्रेस ने इसको काफी बखूबी भारत जोड़ो यात्रा में उठाया। अभी आप देखें कि फिर हर तरफ से बीजेपी ये मामले उठाने लगी है कि आप तो आरएसएस के जमीनों को जो है कि आप वहां पे देख रहे हैं, जबकि आपने तो 5 गारंटी के वादे दिए थे, उससे भाग रहे। जबकि कल ही वहां पे जो शक्ति योजना है, मुख्यमंत्री जो है कि गाड़ी में बैठ के जो है कि महिलाओं को टिकट बांटने वाले हैं, उसमें पिंक टिकट बांटने वाला है सिद्धारमैया जी कर्नाटक में। तो वहां की सरकार तो 5 गारंटियों को इतना जोर शोर से देने की तैयारी कर रही है, बीजेपी छटपटाहट में है। तो देखिए, छटपटाहट के जो कारण है, वो कारण एक तो देखिए मैंने आर्थिक मामले बताए, सांप्रदायिकताकरण के अत्यधिक उच्च हो जाना, वो उसका मामला है कि लोग अब उब चुके हैं। बजरंग बली और बजरंग दल को जब आप साम्यता स्थापित करते हैं, तो ये लॉजिक किसी को भी समझ में नहीं आता। मतलब एक कोई भी आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत भी लॉजिक है, वो बजरंग दल को बजरंग बली कैसे मान लेगा? वो तर्क देना चाह रहे थे, वो अस्वीकार्य तर्क था। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने ऊपर हेडिंग लगाया है कि विपक्षी एकता, हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव तक विपक्षी एकता ढुलमुल रवैया की स्थिति में चल रही थी, लेकिन आज विपक्षी एकता के जो प्रयास हैं, वो पटना के जो प्रयास का आपने सवाल पूछा, जो 23 जून को बैठक हो रही है, वो बैठक काफी गंभीर भाव से। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर भले बीजेपी आरोप लगा दे कि देखिए उधर सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार में से एक हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोग खुद ये मानने के लिए तैयार हैं कि इस बार पहली बार एक ऐसे विपक्षी एकता की तैयारी हो रही है जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहा। कोई भी, हर किसी को इस समय चाहिए कि किसी भी तरीके से सत्ता बदले। यानी लोग इस बार पहली बार यह चीज हो रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा विपक्ष वो वहां पे छूटने की स्थिति है, मुद्दों की स्थिति काफी महत्वपूर्ण बनने वाली है। और एक सवाल लगातार बीजेपी के लोग पूछते हैं कि भाई मोदी जी के सामने में चेहरा किसका? 2004 का लोकसभा चुनाव हम लोगों को याद है, हम लोगों का अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था और सामने में विपक्ष था। विपक्ष ने किसी को घोषित तौर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया। तो ये स्थितियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुद्दों की राजनीति को विपक्ष ने जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से इन अनर्गल बयानों के ऊपर कांग्रेस या तमाम, कांग्रेस तो देखिए काफी परिपक्व राजनीति कर ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तमाम जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो भी काफी गंभीर हो गए हैं, जो गंभीरता हम लोगों ने पहले हाल फिलहाल के समय हम लोगों ने नहीं देखी थी। तमाम लोगों के बयान बदल रहे हैं। तो ये स्थितियां काफी टेंशन में, जो कांग्रेस का प्लान है कि 450 सीटों पे 1 to 1 बिल्कुल एक मुकाबले की स्थिति हो जाए, उस स्थिति में आप सोच के देखिए, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितने वोट शेयर थे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ती तो आप कम से कम देखिए कितने सारे सीटों पे बीजेपी 600 वोटों से, 700 वोटों से, 800 वोटों से उत्तर प्रदेश में भी जीती थी। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अगर कुछ गठबंधन की स्थिति होती तो वहां पे भी स्थितियां कुछ और होती। और अब तो इस समय तक, यानी कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तब तक तो फिर हम कह सकते हैं कि गंगा में कितना ज्यादा पानी भी प्रवाहित हो चुका है इस समय तक। तो इनके पास ना तो अर्थव्यवस्था इनके कंट्रोल में है, लोगों का जनमानस जो है कि वो अब जा रहा है। अब जो हिंदुत्व का एक मामला होता था और मुस्लिम का विरोध करने वाला जो एक मामला होता था, उससे जनता खुद ही अब इनके अपने जो कट्टर समर्थक थे वो अब उब चुके हैं कि भाई इस प्रकार की राजनीति से आप हमें हटाइए। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर कर्नाटक के मामले पर देखें तो वहां का तटवर्ती जो पूरा का पूरा हिस्सा था, जिसको कि आरएसएस वाले बड़े गर्व के साथ कहते थे कि प्रयोगशाला है हमारा, उस प्रयोगशाला ने भी जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो बीजेपी के कट्टर समर्थक भी, हम लोग राजनीति में तमाम गणना ये करते हैं कि फ्लोटिंग वोटर कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां फ्लोटिंग वोटर तो छोड़ दीजिए, कट्टर समर्थक भी दाएं से बाएं होने वाले हैं। तो जो राजनीति का एक भूचाल के तरह, हाँ बिल्कुल सही, हम लोग अगर आसपास कहीं भी घूम रहे हैं तो वो चीजें राजीव जी दिख रहे हैं
केवल फ्लोटिंग वोटर का दाएं बाएं नहीं होना है, कट्टर समर्थक बीजेपी के वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास समस्या यह है कि वो उच्च बेरोजगारी की स्थिति में महंगाई में कैसे रहे। लोगों का सवाल ही यही होता है। तो वो उसके लिए बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है। उनके जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना वो चला रहे हैं, खुद आप देख लीजिए अलग अलग जगहों का, हर जगह कम से कम 60% वो भ्रष्टाचार के चपेट में ही है, वो लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है, वो सीधे सीधे दुकानों में पहुंच रहा है। तो जो बीजेपी का लाभार्थी वाला एक वो चल रहा था कि वो उनका एक बड़ा सा वोटर बनेगा, तो जब आपके योजना में भारी भ्रष्टाचार है तो वो आपका वोटर कहां से बनेगा। और इनके जो एमएलए और एमपी है वो पहले आलसी हो चुके हैं। ये तमाम बीजेपी के लोग खुद मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि लास्ट के समय में मोदी जी आएंगे, प्रचार करेंगे, वो जीत जाएंगे। वो अपने क्षेत्र में काम भी नहीं करते हैं। तो बीजेपी के पास जो समस्याएं हैं वो कई स्तरों पे है, उससे निपटने के लिए कोई रणनीति वो कहां से बनाएंगे। गर्ग साहब को एक बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि क्या पार्टी में कोई समझाइश देने वाला नहीं है। देखिए, एक तो जो मोदी और अमित शाह जी का जो नेचर है, ये किसी को सुनने वाले भी नहीं। और अब लोगों ने इनको, जो पार्टी के थिंक टैंक के लोग थे, उन लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया इनके अपने हाल के ऊपर। ना तो ये किसी की सुनता है, ना कोई इन्हें समझाने वाले हैं। तो इसलिए अब भगवान राम का नाम भले ही ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे ही चल रही है। उसमें उनको कोई एक ढंग से उनके नियोजन बनाने वाले, योजना बनाने वाले, इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं है उसमें जी। मैं तो अभी भी पूछ कर आखिर ये बताइए कि अडानी के 20,000 करोड़ का जवाब, भाई भारतीय जनता पार्टी अडानी का प्रवक्ता क्यों बन गया? आपको अडानी जी से ऐसा क्या लगाव था? देश के हर बच्चे बच्चे का यह सवाल है। राहुल गांधी जी की भले सदस्यता तक आपने ले ली इस पूरे मामले के ऊपर लेके, लेकिन यह सवाल अब गांव गांव में छोटे छोटे लोग पूछने लगे हैं कि क्या अडानी और मोदी जी वास्तव में एक ही है क्या? तो ये अब अगर ये परसेप्शन की स्थिति है तो सोच लीजिए कि बीजेपी की कैसी स्थिति है। बिल्कुल 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 सही बात है। और आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा, और खासकर उन नेताओं को तो जरूर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतकर 2019 में आए थे। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अगर देखा जाए तो लंबी फेरिस्त है। और क्या वो अगले चुनाव में जीत पाएंगे या उनका टिकट काट दिया जाएगा, ये भी है। बीजेपी ये भी बहुत करती है, फिर अगले किसी लोगों की बारी आएगी। और लेकिन क्या हमेशा कहा जाता है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो क्या फिर से चढ़ाने की कोशिश की जाएगी? सवाल बहुत हैं। चर्चा को अब थोड़ा रैप अप में आते हैं जल्दी जल्दी। जो कहते हैं क्या, रैपिड फायर, रैपिड या कुछ ऐसे ही होता है ना, रैपिड फायर कुछ। तो पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, आपका कोई कमेंट नहीं आया है अभी तक, और आपसे ही रैपिड फायर शुरू करते हैं। अमलेंदु जी, क्या लगता है, ये बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये सब कुछ होना नहीं है, ये पटना की रैली ऐसी टाइफस और जैसा 2019 में हुआ था वैसा ही होगा, और हमारे मोदी जी तो हैं नैया पार लगाने के लिए, आरएसएस वाले कुछ भी लिखें, ऑब्जर्वर में कुछ भी लिख जाए, जिसके बारे में बता रहे थे अभी गर्ग साहब, लेकिन सब पर भारी। हमने 9 फरवरी को सुन ही लिया था संसद भवन में, वही फिर से देखने वाले हैं क्या अमलेंदु जी? राजीव जी, आप जो चाहते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। मतलब क्या वो ये कह दे अभी से कि नहीं, अब मोदी जी जो है किसी काम के नहीं रहे और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जल गई है विपक्ष से। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कहेगी, वो कहना भी नहीं चाहिए था उसमें, जब तक चुनाव जाए हार ना जाए पूरे तरीके से, तो तब तक तो जो है वो कहेंगे कि हम हार रहे हैं और हमारी स्थिति खराब है और मोदी जी की क्षमता नहीं बची है। तो ये तो वो नहीं कहेंगे और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जानते वो हैं ये बात। जो आरएसएस जिस बात को कह रहा है राजीव जी, उसको भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और आरएसएस ने जब उस पर कोई सर्वेक्षण किया है और चिंतन मनन किया है तो उसके बाद उसने कहा है, और जब चीज पब्लिक डोमेन में आ गई है तो अब वो उनकी अंदरूनी कुछ भी राजनीति हो, लेकिन ये बात तो सही है जो आरएसएस ने कही है। मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद आरएसएस शायद कुछ सच बोला है सार्वजनिक तौर पे, जो सामने आया है। तो अब वो सच बोलते कम है, हालांकि अब वो रणनीति के तहत कम बोलते हैं सच, या उन्हें सच बोलना आता नहीं है, वो अलग का मसला है। लेकिन बहुत समय के बाद जो है वो कुछ सच जो है वो उनका बाहर निकल करके आया है, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो अब चूंकि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है, मोदी जी की जगह उसको चुनाव नहीं लड़ना है, तो उसने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी का करिश्मा नहीं बचा है।
लेकिन मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति है, भाजपा की राजनीतिक पार्टी, उसको चुनाव में जाना है, तो वो अभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से हार नहीं जाएंगे। तो ये उनका अपना एक संकट है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संकट है। अब वो इत्तेफाक की बात है कि वो राजनीतिक पार्टी के तौर पे पंजीयक है, मतलब उनका पंजीयन है चुनाव आयोग में। अब वो कितनी राजनीतिक पार्टी बची है और कितना जो है वो दो गुजराती बंधुओं का कारोबार है, अब ये अलग का मसला है। मतलब वो लोगों के बीच में कुछ भी हो सकता है, लोग समझते हो कि अब तो गुजराती बंधुओं का कारोबार है, सब कुछ ये कुल मिला करके हम तो हमारे दो की जो राहुल गांधी बार बार बात कहते रहते हैं वो है, लेकिन कुल मिला के है तो एक राजनीतिक पार्टी, तो अब ये उनकी मजबूरी है राजनीति। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर सही है कि विपक्ष की एकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है और इसीलिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। और इसकी काट चूंकि कुछ अभी तक समझ में नहीं आई है, तो इसलिए ये बौखलाहट जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब समस्या ये है राजीव जी कि अब वहां लोगों को वफादारी भी साबित करनी है मोदी जी से चलते समय, आखिरी समय में, कि हम आपके आखिरी समय तक वफादार रहे। तो गिनती होनी है, चूंकि अब मोदी जी नहीं है, अगर आएंगे लौट के तो आए भी नहीं भारतीय जनता पार्टी में लौट के। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी नहीं आएंगे तो लौट के राजनाथ सिंह आ जाएंगे, अगर तो मोदी जी नहीं आएंगे तो मोदी जी के प्रति वो साबित कर ही दो। अब वो नंदगोपाल नंदी भी वफादारी साबित कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इन्होंने अतीक अहमद से 5 करोड़ का चंदा लिया था। अब पता नहीं कि सही है कि नहीं। तो अब हो सकता है कि वो अतीक अहमद का करोड़ का चंदा का भूत जो है वो नंदगोपाल नंदी के ऊपर सवार हो रहा हो, कि वो जांच वाच चल रही है, कहीं उसमें ना आ जाए तो राहुल गांधी को गालियां दो। अब बहुत सी चीजें राजनीति में चला करती है, और व्यापारी जब राजनीति तो उसके पीछे बहुत सी जो इफेक्ट। तो अभी नंदगोपाल नंदी हो गए कि गिरिराज सिंह हो गए या कौन कौन से सिंह हो गए, ये सब अब बताइए। अब वो कह रहे हैं कि साहब वो औरंगजेब की बहुत सी औलादें पैदा हो गई हैं। अब इनसे पूछा जाए कि औरंगजेब की औलादें आई कहां से भाई, औरंगजेब की रिश्तेदारियां कहां है। अब वो फिर लंबी बात हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी, तो उसमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीजें की जा रही हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक विभाजन को मजबूत किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा और कोई राजीव जी चीज है भी नहीं। आप बताइए कि वो किस चीज को लेकर के चुनाव में जाएंगे। अगर इसको सांप्रदायिक विभाजन नहीं करते हैं तो क्या लेकर के जाएंगे कि हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए, किसानों की आय दुगनी होगी 2022 में, बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी दिल्ली से लेके कलकत्ता के बीच में, दिल्ली से लेके मुंबई के बीच में, 100 स्मार्ट सिटी बन गए, क्या इसको लेकर के जाएंगे अब चुनाव में? काला धन आ गया विदेश से लौट करके, 15 लाख आ गए सबके खाते में, तो इसके लिए नहीं जा सकते ना। दूसरा चुनाव, जब आप 2 चुनाव जीत चुके हैं और तीसरे चुनाव में अगर आप जा रहे हैं तो अब जनता इस पर सवाल पूछेगी। तो जब इसके जवाब नहीं है आपके पास कुछ देने के लिए, तो आपको राहुल गांधी को गालियां देनी है, पंडित नेहरू को गालियां देनी है, गोडसे को सब कुछ बताना है। अब देखिए अमित शाह जी जो मोदी जी को जो है वो उल्टा सीधा कहने लग गए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि विदेश में जाकर के किसी भी पार्टी के नेता को जो है वो देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब ये तो मोदी जी करते हैं। तो अब वो राहुल गांधी का नाम भले लेने वाले कि वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए कि आप जाए जब अमेरिका तो अब वहां जाकर के देश की बुराई मत कीजिएगा, पिछली सरकार को गाली मत दीजिएगा। तो इस तरह की चीजें हो सकता है, क्योंकि अमित शाह जी समझदार व्यक्ति हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी व्यक्ति को एक को अकेले को समझदार मानता हूं तो अमित शाह को ही समझदार मानता हूं, कि वही एक समझदार व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी में। अब मोदी जी के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं कि वो कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि मुलाकात कभी नहीं हुई है। लेकिन अमित शाह जी से भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी बातें सुनता रहता हूँ, मुझे लगता है कि वो थोड़े समझदार व्यक्ति हैं बाद में अकेले। इस तरह की बातें सब कहते रहते, समझाते रहते हैं। तो अब ये मसला है राजीव जी, संकट है भारतीय जनता पार्टी के सामने। वो संकट भारतीय जनता पार्टी ने खुद तैयार किए, ना मैंने तैयार किए, ना आपने तैयार किए, ना कांग्रेस ने तैयार किए। भाई जिन वायदों के साथ आप सत्ता में आए थे, अगर आपने उनको पूरा किया होता, कांग्रेस अगर कर्नाटक में सत्ता में आई हो, राहुल गांधी में वायदा करके आए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट 5 गारंटियां लागू हो जाएंगी, वो उन्होंने लागू कर दी। अब 12 जून को कंडक्टर बनकर करके महिलाओं को टिकट बांटेंगे। यही काम अगर मोदी जी सरकार ने किया होता, सबके खाते में 15 लाख आ गए होते, स्मृति ईरानी जो 13 रुपए किलो की चीनी दिलवानी थी वो आ गई होती, गैस सिलेंडर जो है वो 400 रुपए से 200 रुपए का हो गया होता, तो काहे को जो था राहुल गांधी को गाली जरूरत नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चीजें हैं राजीव जी, वो उनका संकट समझने की जरूरत है। मतलब हास करने की या हंसने की कोई जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उस समय जो है वो बौखलाहट पे क्यों आ रहे हैं। उनकी बौखलाहट जायज, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगने लगता है कि उसके हाथ से सत्ता जा रही है या उसका घर छिनने वाला है, लुटियन जोन खाली करना पड़ेगा, और वो ऐसी स्थिति अगर लगने लग जाए कि हमने नया महल तैयार कराया है और उस महल में जो है वो जाने से पहले जो है, प्रवेश करने से पहले कुछ अशुभ संकेत हो गए हैं,
अब वो हम सब मानते नहीं है इन सब सारी चीजों को, अशुभ चीजें होती हैं और अशुभ घड़ी होती है, लेकिन वो चीजें हैं, लोग मानते हैं जिस तरीके की। तो इस तरीके का होने लगे तो उसकी आप राजनीतिक बौखलाहट समझ सकते हैं कि किस तरीके की बौखलाहट होती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समय कर रहे हैं वो इस समय एक धारा जो है उसकी जो मना स्थिति होती है वो वही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जी, मना स्थिति। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत टंडन जी, अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं कार्यक्रम को, आप सबके पास जरूर आना चाहता हूं। प्रशांत जी, एक तरफ विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, विपक्षी दल जो हैं वो अपने संगठन में तैयारियों की भी बात कर रही है और संगठन को मजबूत करने या उसमें फेरबदल की खबरें भी आ रही हैं। शरद पवार का हमने सुन ही लिया, आज एक नहीं दो कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त कर दिए। कल कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अलग अलग जगहों के जो प्रभारी हैं वो नियुक्त किए हैं और बीजेपी की तरफ से भी ऐसी ही बात आ रही है, 2-3 दिन पहले से खबर चल रही है और इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की हार से नाराज हैं, इसलिए चाहते हैं कि लोकल लेवल पे उनके जो संगठन को मजबूत किया जाए। इन सब को देखा जाए तो चाहे बीजेपी हो या दूसरे दलों के नेता हो, यानी ये साफ माना जाए कि तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। और एक बात जो आ रही थी, जो यहाँ शायद राहुल लाल जी कह रहे थे, राम भरोसे, तो राम सा भी दिखाई दे रहा है और मंदिर की बात भी खूब तेजी से चल रही है इन दिनों। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन शायद उसी वक्त करा दिया जाए। तो इन सब को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या एक देश जो है वो सियासी मोड में, चुनावी मोड में ऑलरेडी हम कहें कि तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं? देखिए, बीजेपी, मैं बिल्कुल बुलेट पॉइंट में 3-4 बातें कहता हूं। बीजेपी गेन करती है वहां जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां टकराव है, उससे ध्रुवीकरण पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। तो मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, ये मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, ये बीजेपी नहीं बनवा रही है। आरएसएस ने और बीजेपी ने या उनके कार्यकर्ताओं ने, कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 92 को गिरा दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा बीजेपी को मिला। राम मंदिर बनने का कितना फायदा मिलेगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई सड़कों पे नहीं आके कह रहा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। तो सवाल ये कि उसमें अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरी कि मोदी साहब ने बिल्कुल अलग अलग और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बातें कह रहा हूं। मोदी साहब ने चाय पे चर्चा से लेकर नए संसद भवन के भवन में सिंगल की स्थापना तक एक लंबा सफर तय किया और वो सफर आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वो जहां पहुंच गए हैं वहां पे इलेक्शन जीत के कोई नहीं पहुंच सकता। वो अब महाराज की स्थिति में आ गए हैं, एम्परर। तो वो एम्परर चुनाव नहीं जीतता है, ना चुनाव में खड़ा होता है। वो तो सत्ता को वो करता है, एंजॉय करता है। तो चाय पे चर्चा जब मोदी जी कर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आकर वो जो है वो प्रधानमंत्री सत्ता की तक जा रहे थे। लेकिन सिंगल की स्थापना करके उन्होंने ये तय कर दिया कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, अब ये तो वो है, राज तिलक है। तो इसमें चुनाव की सिस्टम नहीं होता है, ये सब चीजों में। तो राज पुरोहितों ने आके उसको स्थापित किया है। दूसरा कि देखिए, अपोजिशन पार्टीज, जैसा लाल साहब कह रहे थे, रोहित राहुल जी, कि 400 में अपोजिशन चाहेगा कि 1-on-1 हो। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो अपोजिशन को करनी है, देखिए, सिर्फ सीधी टक्कर से काम नहीं चलेगा। आपका नैरेटिव क्या हो, आपको जमीन पे करना क्या है, वो भी
अपोजिशन को तय करना पड़ेगा पटना में। तो केवल सीटों के तालमेल से नहीं होगा, जमीन पे आप क्या कर रहे हैं, आपके नारे क्या हैं, आपके बार्डर क्या है, आप ऑफर क्या करने जा रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। उसमें सबसे बड़ी चीज जो विपक्ष को करनी है, और वो 1-on-1 फाइट हो ना हो, विपक्ष को बड़ी सफलता हासिल होती है अगर वो सिर्फ एक चीज में कामयाबी कर ले। ये कोल्हापुर जैसी घटना ना होने दे। ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके वर्कर गांव गांव में हैं, इनके दफ्तर ब्लॉक स्तर पे हैं। एक पीस कमेटियां बनाएं, लोकल सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ को लेकर, पत्रकारों को लेकर, प्रशासन को लेकर, और जरा सा भी कोई है किसी घटना हो रही है, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है जिससे कम्युनल फ्लेयर अप हो सकता है, सांप्रदायिक उन्माद भड़क सकता है, तुरंत उस पर एक्टिव हो। लोकल लोगों के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके। ये करने में अगर विपक्ष कामयाब हो जाएगा तो विपक्ष की आसान होगी, क्योंकि पुलवामा जैसी बड़ी घटना हो जाती है तो आपको सुनामी दे देती है, विपक्ष के पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन उसकी एब्सेंस में ये जो छोटे छोटे लोकल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, ये सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं, पोलराइजेशन करते हैं। तो इसको विपक्ष ना होने दे। और आखिरी बात, देखिए हिंदुत्व की तमाम सारी एक्सप्लेनेशन, बड़े बड़े लेख आते, किताबें छप गई हैं। हिंदुत्व की सबसे सही परिभाषा राहुल गांधी ने दे दी है, रियर व्यू मिरर। यही हिंदुत्व है। इसके पास कोई फौजी नहीं है, इसके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है, इसके पास इकोनॉमी का कोई मॉडल नहीं है, इसके पास एजुकेशन का कोई मॉडल नहीं है। और अगर कोई मॉडल है भी एजुकेशन का तो रियर व्यू मिरर वाला ही है। हिस्ट्री को ठीक करो, साइंस क्या पढ़ाएंगे, रियर व्यू मिरर। इतिहास क्या पढ़ाएंगे, रियर व्यू मिरर। तो इनके पास देश को आगे ले जाने का कोई भी डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है। जी जी। तो ये रियर व्यू मिरर से देश आगे नहीं चलेगा, ये विपक्ष को समझाना पड़ेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, सुनील जी, क्या राम मंदिर की बात भी हो रहा, और क्या अब राम मंदिर जो अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि राम मंदिर बनाने का क्रम जो था, बनवाने का वो जो आंदोलन था, एक अलग चीज थी, और अब राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और कई लोगों से बात होती है, भाजपा के लोगों से, तो एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। आपको लगता है कि इस पे उम्मीद जो है वो शायद ज्यादा ही कर रहे हैं लोग कर रहे हैं? तो उनको उससे उम्मीद करना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने 2014 में और 2019 में ये नहीं कहा था कि हम राम मंदिर बनवाने के लिए हमको सत्ता मिलाई। उन्होंने ये कहा था कि नए भारत के निर्माण के लिए हमको सत्ता मिलाई। तो नया भारत तो बना नहीं, मंदिर बन रहा है। तो जो आपने किया है आप उसी को लोगों के सामने, उसी का आप शोकेसिंग करेंगे। अब उसको उस शोकेस में आप जो चीज रखी गई है उसको प्राप्त करने वाले या उसके लेने वाले इच्छुक कितने लोग हैं ये आपके सामने है। क्या कोई भी माहौल राम मंदिर को लेकर के देश के किसी कोने में दिखाई पड़ रहा है? कर्नाटक में आप बजरंगबली को ले आए, क्या परिणाम मिला आपको? और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से जागरूक राज्य है। जिस तरह के मंदिर या जिस तरह के धार्मिक स्थल पूर्वी इधर उत्तरी भारत में मिलते हैं, उससे ज्यादा बड़े और व्यापक मंदिर और धार्मिक प्रतिष्ठान वहां पर है कि धार्मिक मुद्दों से राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती। आप अगर आप इसकी बात करें, इस साल यह विवादास्पद ढांचा अयोध्या में गिरा था, उसके बाद जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। काशीराम मुलायम सिंह यादव ने मिलकर इस पार्टी को हरा दिया था। लोगों की धार्मिक गतिविधियों से, आस्थाओं से उनके राजनीतिक निर्णय नहीं प्रभावित होते हैं। सरकार मंदिर बनाने के लिए नहीं चुनी जाती है, सरकार गवर्नेंस के लिए चुनी जाती है, और गवर्नेंस की बात ही आप नहीं कर रहे हैं।
तो किस बिना पर आप लोग आपकी तरफ दोबारा आकर्षित हो गए? और मैंने पुलवामा जैसी घटनाएं रोज रोज थोड़े होती है और उनका वो असर थोड़े होता है कि बाकी 4 साल कुछ भी नहीं होता, अचानक 5वें साल में से घटनाएं शुरू हो जाती हैं, तो लोग उनको संदेह की नजर से देखते हैं। वो कितनी सही होती है कितनी गलत होती है तो अलग का विषय है, लेकिन इन ऐसी तरह घटनाओं पे संदेह लोगों को होता है। तो अब बचा क्या है आपके पास? आप सत्ता में हैं, सत्ता में होने की वजह से आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है, उपलब्धियां आपके पास है नहीं। सत्तारूढ़ दल होने के नाते विपक्ष की आप भाषा बोलेंगे, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपके पास बताने के लिए क्या बचा? और आप विपक्ष की आलोचना करके केवल आप अपनी सत्ता को बनाए नहीं रख सकते। विपक्ष में आप जब रहेंगे तो सरकार की आलोचना करके आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पिछले 9 साल से सत्ता से बाहर है, सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने रख रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल हैं वो सरकार की विफलताओं को सामने रख रहे हैं। अब मोदी जी के ऊपर जितना विश्वास अन्य लोगों को नहीं है, उससे ज्यादा विश्वास तो संघ के लोगों का है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। अगर संघ का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जन ये कहता है कि इनको वोट जानने की ताकत इनके पास नहीं रह गई, कुछ न कोई उनके बाद कोई तर्क होगा ना उनके पास। बिल्कुल। अगर आपका समर्थक ही अगर आपको आईना दिखा रहा है, आपको प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति ही अगर आपको आईना दिखा रहा है, तो ये तो इस तर्क तो मानना पड़ेगा। और लगातार स्थितियां सामने आ रही हैं। हाल में आपने कर्नाटक का चुनाव आ रहा, उसके पहले आप हिमाचल का चुनाव आ रहे, उसके पहले आप एमसीडी दिल्ली के चुनाव आ रहे, उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव में भी आपकी स्थिति विपक्षी दलों की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में का भी जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में वोट देने के लिए नहीं निकला आपको। अगर आपको जिताया भी कहीं भी तो ऐसा नहीं था कि एकदम जिससे कर्नाटक में आपको हराने के लिए निकल गया उसे आपको जिताने के लिए आ गया हो। तो सवाल है ना कि जो राजनीतिक परिदृश्य है वो परिदृश्य तो यही है आपके सामने कि आपके पास जनता को आकर्षित करने के लिए बताइए, गवर्नेंस की बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब नहीं है तो आप यही मंदिर की बात है और मंदिर को लेकर के माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके उन प्रयासों को लोग कितना स्वीकार करेंगे यह सवाल है। मेरा अपना मानना यह है कि सरकारों का गठन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नहीं होता, धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए नहीं होता, संरक्षण के लिए हो सकता है, सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है, लेकिन वो गवर्नेंस का पार्ट होगा। अगर लोगों के मौजूद सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की बात आप नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये मानिए कि आपको वह जन समर्थन मिलने वाला नहीं है जिसकी आप उम्मीद किए बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय कुमार सिंह जी, क्या तो फिर किन मुद्दों पे क्या मुद्दा विहीन हो गई है बीजेपी, ये माना जाए? हाँ बिल्कुल, मतलब राम मंदिर बन जाए, लेकिन वो बना कैसे? राज्यसभा की 1 सीट की कीमत चुका करके, और बाकी जो फैसला जैसे हुआ वो सब हम लोग जानते हैं। तो राम मंदिर कैसे बना? और राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था उसमें भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं, उसकी तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई। जमीन की कीमत और जमीन बेचने वाला सब मामला है। तो राम मंदिर का मामला बन भी गया तो उसमें भाजपा ने क्या किया? कुछ नहीं किया, और जो किया वो उसके बदले राज्यसभा की 1 सीट दे दी। तो वो तो मतलब एक सौदा हुआ है एक तरह से, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो नहीं होना था वो हुआ कि लोकतंत्र का मंदिर बना, और लोकतंत्र का मंदिर जिस दिन बना उस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई जंतर मंतर पे, सड़क पे, चौराहे पे सेंगोर की स्थापना कर दी गई। तो जरूरत जहां सुई की थी रफू करने की कि सब जो सांप्रदायिकता इन्होंने फैलाई थी उसको ठीक ठाक करते, तो सुई की जरूरत थी तो ले आए सेंगोर। तो वो कहा जाता है ना कि जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार से काम नहीं होता है। तो वही है कि अब सुई की जरूरत थी तो अब सेंगोर ले आए, तो वो भी नहीं होना है। और जो हालत इन्होंने बनाई है वो बैकव्यू मिरर वाला, कि ये हालत है कि अभी उड़ीसा में दुर्घटना हुई थी, तो दुर्घटना में मारे गए लोगों का डेड बॉडी को जिस स्कूल में रखा गया था, उस स्कूल के स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने कह दिया कि उस बिल्डिंग में भूतहा हो गया, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। और डीएम ने उसको रिकमेंड किया, और मैंने आज अखबार में खबर है कि वो बिल्डिंग सो कॉल्ड बिल्डिंग, मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, छोटी सी थी, उसको तोड़ के दूसरा दोबारा बनाया जा रहा है। तो अगर माने विज्ञान और भूत का तो ये हाल हो गया है। एक दुर्घटना अगर कहीं हो जाएगी तो डेड बॉडी कहाँ रखा जाएगा? अब तो आगे ये सोचना पड़ेगा।
और डेड बॉडी अगर थोड़ी देर के लिए किसी स्कूल में, किसी कैंपस में रख दिया गया, किसी बिल्डिंग में रख दिया गया, तो वहां भूत घुस जाता है, ये लोग मान लेते हैं और डीएम वो कर देता है। बोले वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी ये सब हो गया। और बिल्डिंग मतलब तोड़ने के आज तस्वीरें छपी है अखबार में, किसी में देखा मैंने कि वो बिल्डिंग तोड़ दी जा रही है और फिर से दोबारा बनाई जा रही है, कोई मतलब नहीं। ठीक है कि वो बहुत महंगी बिल्डिंग नहीं थी, पुरानी होगी और तोड़ के नया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या बहुत खर्चा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हो ये रहा है कि आपने ऐसी हालत बना दी है कि 2023 में लोग ये मान रहे हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में डेड बॉडी रख दी गई तो वो बिल्डिंग भूतहा हो जाएगा, उसको तोड़ के दोबारा बनाने की जरूरत है। तो इस हालत में क्या उम्मीद की जाए और ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जाए? और दूसरी तरफ मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है। दावा आप ये कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्नाटक में दंगा होगा, मणिपुर में दंगा हुआ, वो आपसे संभल नहीं रहा है, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं सामने? इसलिए कोई उम्मीद तो अब इस पार्टी से है ही नहीं अब। और जाहिर है पब्लिक को उससे रिएक्ट करना चाहिए, जैसे राहुल जी ने कहा कि अब तो कट्टर वोटर, मतलब फेंस सिटर को इधर उधर नहीं होगा, कट्टर वोटर जब उधर जा रहे हैं तो क्या होगा वो राम जाने, देखा जाए, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। राम भरोसे राजीव जी, राम भरोसे, ये राम अयोध्या वाले या राम देश वाले देखना होगा। श्रवण गर्ग साहब, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, और ऐसी बातें बहुत पिछले 9 साल में और सुनने को मिली। हालांकि समय बहुत कम है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा। और इस एक बहुत बड़ा वर्ग, वोटर वर्ग तैयार हुआ बीजेपी का। क्या अब इसमें भी लगता है क्या कि कहीं ना कहीं सेंध है विपक्षी दलों के जरिए, या सेंध ना कहें, सही शब्द नहीं है, ये कहें कि ये भी अब निराश हो चुके हैं कि अभी तक हवा हवाई बातें होती थी। अगर धर्म के नाम पे ही राजनीति करनी हो और उसमें बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई दिखाई देती भी हो, तब भी जो उनके ऐसे भक्तगण थे वो भी निराश, हताश दिखाई देते हैं क्या? क्योंकि अब एक वर्ग है जो अब वापस जा रहा है, यहां से छिटक रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं इस बारे में तो अभी थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकता कि कौन सा वर्ग। मोदी जी ने जो एक काम किया था अखिल भारतीय स्तर पर 2014 में, वो ये किया था कि उन्होंने एक अपना खुद का नया वोटर क्रिएट किया था इस देश में। वो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे और जो आरएसएस के कमिटेड लोग थे, उनसे के अलावा एक वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया था। और वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी और नौजवान थे और तमाम लोग थे। और इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे उस समय, वो काफी ऐसे लगते थे कि इन्होंने देश की नब्ज पर हाथ रख दिया है। वो सारे के सारे लोग इस समय नाराज हैं राजीव जी। देश में इस समय एक अखिल भारतीय स्तर पर नाराजगी है, आप इसको ऐसे मानकर चलिए। और विपक्ष की एकता उसका फायदा लेना चाहती है। हम इसको इस तरह से देखें, हम इसको ये नहीं देखें कि विपक्ष की एकता कोई बहुत बड़ी चुनौती पैदा करने जा रही है, क्योंकि हम अपने विपक्ष को भी जानते हैं और अपने विपक्ष में जो नेता हैं उनको भी जानते हैं। नेताओं के सामने ये अवसर है कि पार्टियों के सामने कि ये जो नाराजगी है इसको कैपिटलाइज कैसे करें। 2 बार की 2 टर्म्स की ये सरकार हो गई और 2 सत्र अगर 10 साल के हो जाएं किसी सरकार को, तो वो अपने आप एक नाराजगी और एक तरह की ऊब सरकारों के प्रति पैदा हो जाती है। आप इसीलिए पाएंगे कि मतलब अगर राम मंदिर 10 साल बाद भी पूरा हो तो कोई आंदोलन नहीं होने वाला इस देश में। आप सोचिए कि कोई मांग नहीं कर रहा है कि मंदिर क्यों नहीं पूरा हो रहा है, कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि मथुरा का क्या हुआ, कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि काशी की जो मस्जिद है उसका क्या हुआ। मतलब कोई किसी तरह की बात ही नहीं हो रही है। जो हम जिसको हिंदुत्व मानते थे उसको बढ़ाने के लिए कोई इस तरह के संकेत हों इस देश में जो ये बताते हो कि हिंदू जो है जाग गया है।
और वो पीछे नहीं हटेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिंदू कुछ नहीं कर रहा, उसको मंदिर से मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए, वो मंदिर अपनी आस्था के जो मंदिर हैं वहां जाता है, घर में भी मंदिर है उसके, उसमें जाता है। तो वो समझता है कि राम मंदिर हो या मथुरा का मंदिर हो, वो पॉलिटिकल एजेंडे में एक हिंदू आस्था के केंद्र नहीं हो सकते। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम सब लोग जो यहाँ हैं, अधिकांश लोग मोदी से नाराज लोग हैं। हम लोगों की एक स्वभावगत नाराजगी है, भाजपा के खिलाफ भी है और मोदी के खिलाफ भी। मैं बहुत मोदी की क्षमताओं का कायल हूं, राजीव जी, उनकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग का कायल हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो एक चमत्कार जैसा होता है। ये वो करते रहे हैं। वो गुजरात में इतने लंबे समय तक रहे और दिल्ली आ गए, पहली बार सांसद बने और प्रधानमंत्री हो गए, पहली बार विधायक बने और गुजरात में मुख्यमंत्री हो गए। मैं ऐसा मान रहा हूं कि विपक्ष को जो चुनौती है उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जो इस समय जो पैदा हुआ है, कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने जो माहौल पैदा किया है, उसको अगर विपक्ष ने कैपिटलाइज नहीं किया, और ये जैसा इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने भी, कि कितनी सीटों का कहा, पहले तो केसी त्यागी ने 375 सीटों का कहा था, फिर अभी मैंने कहीं पढ़ा 450 सीटों का पर 1 and 1, फिर अभी प्रशांत जी ने शायद कहा 475 सीटों का या 470 सीटों। ऐसा हो जाए तो अद्भुत काम है। ये अगर 175 सीटों में अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भी शामिल हैं, 42 सीटें अगर बंगाल की भी शामिल हैं, 17 सीटें अगर तेलंगाना के भी शामिल हैं, 20 सीटें अगर पंजाब और दिल्ली की भी शामिल हैं, और 25 सीटें अगर आंध्र प्रदेश की भी शामिल हैं, तो मैं मान सकता हूं कि 475 का आंक से प्राप्त होगा। एक जो रियल सेंस में, जैसे सीपीएम नहीं है आपके साथ, विजयन नहीं है इसमें आपके साथ पूरे, एक जो रियलिस्टिक सकती है 1 and 1 की, वो क्या हो, वो अभी वर्कआउट मेरे ख्याल से थोड़ा करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये बड़ा हाइपोथेटिकल है अभी 475 सीटों का या 450 सीटों का। और ये जो मामला है वो ये कि अगर इस मौके को चूक गया विपक्ष, जो अभी मिल रहे हैं ये लोग पटना में, मैं पटना की बैठक को एक शुरुआत मानता हूं। मैं इसको कोई कंक्लूजन हो जाएगा एक बैठक में, जब ये एक एक सीट पर जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। मैंने कहीं कहा था, ये तेलंगाना के जो हमारे साथी हैं वो मध्य प्रदेश में भी कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जी, और वो मायावती के साथ मिलकर खड़े कर रहे हैं। जो राव हैं वो उड़ीसा में भी जा रहे हैं, आंध्र में भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में सारी सीटों पर चुनाव लड़ा था, काफी सीटों पर लड़ा था। हरियाणा में जो अभी भाषण दिया इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, सबसे ज्यादा कोसा है उन्होंने कांग्रेस को।
जो उनका हिसार में अभी भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा लोगों से कि बताइए कांग्रेस ने क्या किया, बताइए भाजपा ने क्या किया। बहुत बड़ी चुनौती है राज्य। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी को हम थोड़ा सा बहुत अंडरमाइन न करें, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्योंकि दांव पर कई देशों की ताकतें, कई देशों के हथियार बेचने वाले, कई देशों के राज्याध्यक्ष, इस देश का बड़ा वर्ग, इस देश का सशक्त मीडिया, राष्ट्रवाद, ये सब लगा हुआ है। हम 5 लोग तो बहुत कमजोर लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, 6 लोग। तो मैं थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच जो एक हमेशा रखता भी हूँ, कोशिश करता हूँ, रखता तो नहीं हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा मतलब एक तरफा कोई वक्तव्य मैं अभी देने के लिए तैयार नहीं। सही कह रहे हैं गर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हर पक्ष को, हर पहलू को समझना चाहिए, हर पहलू को, हर पक्ष को रखना चाहिए, जो आप यहाँ रखने की कोशिश कर रहे थे। और ये सही है कि इतना कमजोर आंकने की जरूरत नहीं है। मुद्दे और 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव दोनों सामने है। 2019 का चुनाव कैसा था और अचानक कैसी आंधी सामने से आई, और ऐसे ऐसे लोग जीत करके आ गए भाजपा के नाम पर, जो कभी सांसद तो छोड़िए पार्षद भी नहीं बन सकते थे। और उनमें से अगर कोई मेरे से जानना चाहे तो मैं ऑन एयर नहीं कहूंगा, लेकिन मैं वो नाम दे दूंगा, सूची दे दूंगा। वो पार्षद नहीं बन सकते थे, वो सांसद बन गए। तो वो 2019 की बात है। 2024 और उसमें पहले बार के एमएलए, पहले बार के एमपी, जो पहले बार के एमएलए मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले बार के एमपी पीएम बनते हैं। अब उनकी किस्मत, उनकी मेहनत, उनकी रणनीति, उनकी सियासत 2024 में सब कुछ दांव पे है। क्या राम भरोसे नैया पार लग पाएगी? क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूंगा, बिल्कुल आज तो 2 घंटा होने को है। राहुल लाल जी, देखिए 2-3 चीजें मैं बड़ा संक्षेप में खाली कहूंगा। जैसे प्रधान जी बिल्कुल, इसमें जो, हाँ मैं कह रहा हूं कि देखिए सामान्य जनता क्या सोच रही है। देखिए जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कभी भी नेपाल की यात्रा नहीं की थी, मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के पीरियड में, लेकिन भारत नेपाल संबंध अपने उच्चतम स्तर पर रहे हुए। अब वर्तमान प्रधानमंत्री के समय उपलब्धि बताया जाता है कि कोई इनको बॉस कह रहा है, कोई इनका जो है कि इनके साथ कोई फोटो खिंचाने के लिए बेचैन हो रहा है, कोई पैर छूने के लिए बेचैन हो रहा है। लेकिन अब जनता यह समझने लगी है पिछले 9 वर्षों के ट्रेनिंग में कि आखिर भाई अमेरिका के साथ आपके संबंध बने तो मेगा ट्रेड डील है कहां, जो ट्रंप के जमाने से करना चाह रहे थे। आपके वो निर्यात के आंकड़े क्यों घट रहे हैं? आप अमेरिका में भी आप निर्यात नहीं कर पा रहे। अमेरिका का निर्यात तो छोड़ दीजिए, आपको बांग्लादेश का भी निर्यात, आपके नेपाल का भी निर्यात घट रहा है, म्यांमार का भी निर्यात घट रहा है। यानी पड़ोस में भी आप निर्यात नहीं कर पा रहे, और अमेरिका जो सरप्लस वाला जगह था वहां पर भी आपका निर्यात घट रहा है। तो आपकी सफलता, आप बड़े बड़े दावे करते हैं। दूसरी चीज जो जनता के सामने में जब जाता है और जो जनता उठा रही है, ये टूल किट का मामला। बीजेपी के लोग बेचैन रहते हैं, समझ रहे, उनके समर्थक कहते हैं कि अगर विदेश से कहीं एक छोटी सी प्रशंसा हो जाए तो उसको ढोल बाजे नगाड़े की तरह के जो विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। लेकिन अगर विदेश की कोई बड़ी संस्था इस सरकार की आलोचना कर दे तो फिर कहना शुरू करते हैं वो देखिए टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया। तो विदेश आलोचना करे तो टूलकिट गैंग है, और विदेश का कोई एक छोटा सा नुमाइंदा भी आपकी प्रशंसा कर दे तो आप विश्वगुरु हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग उब गया है इन सब चीजों को सुन सुन के कि भाई हर जगह आप इवेंट मैनेजमेंट कितना करेंगे आप। और जो धार्मिक आस्था को जो इन्होंने जगाया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिस तरह से इन्होंने इंदौर का जो घटनाक्रम हुआ कि पहली बार वर्षा पानी